हो गई स्टार्ट। चलो बेटा, आप लोग का फर्स्ट डे है ना। थोड़ा मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अंशुम कुमार है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप लोग जो भी बच्चे एनसीईआरटी लेके आए तो सभी लोग एनसीईआरटी निकाल लें। पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में बताएंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के ऐसे कितने बच्चे जिनके पास एनसीईआरटी लेके आए हो? आपको पता था ये बात कि एनसीईआरटी होना जरूरी है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है, आप लोग आराम से ऐसे भी बैठ सकते हैं आज के लिए। लेकिन कल से बेटा आप लोग सभी बच्चे कक्षा 11 की एनसीईआरटी लेके आना आपको, ठीक है, साथ में। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो भी नीट की तैयारी में क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं? एनसीईआरटी से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो एनसीईआरटी से बाहर होता है। आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है सब बच्चों को? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको नीट के बारे में पहले बता दूं। ऐसे कितने बच्चे, देखो नए बच्चे तो मुझे काफी लग रहा है, पुराने बच्चे थोड़े ही यहाँ पे। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने अभी पेपर दिया था बताओ? अरे बेटा शर्मा बता दो, मैं आपका वो नहीं देख रहा हूँ रिजल्ट कितना है। आप लोग मुझे पता है पढ़ने आए हो, तो आप लोग ये टेंशन ना लो कि आपके नंबर कितने आए, ठीक है। बस ये सोचो कि हमें नेक्स्ट पेपर जो देना है वो कितनी ईमानदारी से, कितने अच्छे से देना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 3-4-5 बच्चों ने यहाँ पे दिया था नीट पेपर, ठीक है, दिया था एक बार फिर से। अच्छा, आप लोगों ने दिया था। आपका नाम क्या है? कितने नंबर आए थे बता देना, ऐसे झूठ बोल देना कोई बात नहीं। 250 आए थे, ठीक है। बकाया सब फ्रेशर हो गया, सब फ्रेशर हो, ठीक है। चलो कोई बात, आप लोग अंडर में हो रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आराम से खुश रहो और पढ़ाई करते रहो बस मेहनत से। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो आपको कुछ चीजें अभी से, आपका फर्स्ट डे है, आप लोग अभी तो बच्चे और भी पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है लगभग 100 बच्चों की संख्या है। तो इसीलिए पहली बात तो आप ये करना कि आप लोग 2 बजे डेली प्रेजेंट रहना है आपको, ठीक है, सभी बच्चों को। बेटा अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको अपना टाइम टेबल ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा करना है। थोड़े से का मतलब है कि आप लोग ठीक ठाक 4-5 घंटे आपको घर पर पढ़ाई करनी है, और इसके बाद आपकी 3 घंटे की क्लास यहाँ पे लगेगी 2 बजे से 5 बजे तक, जिसमें आपके एक दिन 2 सब्जेक्ट चलेंगे। हाँ, या तो बायोलॉजी फिजिक्स होगा या बायोलॉजी केमिस्ट्री होगा। आपको करना क्या है पहले समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि देखो जब टाइम निकल जाता है फिर बच्चे बहुत सोचते हैं कि सर ये कैसे होगा, अब तो टाइम बहुत हो गया, हमारा सिलेबस नहीं मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर पेपर आपका बेकार हो जाता है, ठीक है, और उसमें नंबर कम आते हैं। आपको खाली 1 साल मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। मैं आपको स्टार्टिंग में यही बोलूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना करके एक सब्जेक्ट 2 घंटे डेली पढ़ते रहना। जैसे बायोलॉजी है तो आपको 2 घंटे डेली पढ़ना है बायोलॉजी, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बर्थडे हो किसी का, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, किसी की शादी में जाना है तो भी 2 घंटे पढ़ाई करके जाना है, ठीक है। ये आप लोग अपने आप से अच्छे तरीके से सोच लेना। देखो नीट की तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आप अपने आप में खुद से सुधार नहीं लाएंगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ लें और कितने भी साल पढ़ लें। जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे कि मुझे नीट में सिलेक्शन लेना है, आपको बताया बेटा डॉक्टर बनना आज के टाइम में कितना जरूरी है, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना ज़्यादा डिजीज बढ़ रही है, और आपको पता है डॉक्टर की क्या अहमियत है, वो आप लोग सब समझ सकते हो अच्छे से। तो अगर आपको डॉक्टरी बनना है और गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आप लोग देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं ये बोलूँगा आप लोग टाइम टेबल बनाओ मत बनाओ, लेकिन आज से ये नियम जरूर बनाना है ना कि आपको 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है। किसी भी टाइम पढ़ लेना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 6 से 8 बायोलॉजी पढ़ना, 8 से 10 फिजिक्स पढ़ना, मतलब लेकिन अगर आपका 5 मई को पेपर है 4 मई तक पढ़ते रहना पूरी साल। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ तो बायोलॉजी में पूरा आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपका लगभग आप पेपर देने जाओगे तो आपको वहाँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने एक भी बार डिस्कस नहीं किया। हो सकता है 90 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, वो छोड़ देना, 88 क्वेश्चन आप पढ़ देना, सही बात करता हूँ। दूसरा आपको नियम क्या करना है, एनसीईआरटी। बेटा मैं भी नोट्स से पढ़ाता था, लेकिन मुझे लगभग मैं 5 साल से मैं नीट नहीं पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 2 साल 3 साल तो यहाँ पे हो गया उदय में, और बेसिकली मैं 5 साल से नीट में कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी मत पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़ लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा बिल्कुल, कुछ भी
एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग यहाँ पे मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे यूपी बोर्ड से होंगे, लेकिन बेटा ये हमारी मजबूरी बनती है कि बायोलॉजी आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आपके लिए अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ भी करोगे, आप इंटर तक था कि आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, लेकिन जब आप इंटर के बाहर जाते हो, यानी कि इंटर से ऊपर जो भी पढ़ाई करते हो उसमें नहीं पूछ जाएगा कि आप यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। आपको जैसे सपोज मानो आप एमएससी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हिंदी में कुछ भी लिखा हुआ पेपर नहीं होगा, टोटल इंग्लिश में होगा। इसके बाद आप एमबीबीएस करोगे, वहाँ से नहीं पूछा जाएगा कि आप यूपी बोर्ड से हो तो नहीं, आपके लिए तो हिंदी में हम कोई किताबें दे रहे हैं तो ये पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो मैं ज़्यादा ये सोचूंगा कि आप लोग अभी से इंग्लिश में आदत डालो, ठीक है। अगर इसके लिए आपको क्या करना होगा तो मैंने कहा था आप लोग 2 एनसीईआरटी खरीद लो, एक हिंदी वाली खरीद लो, इंग्लिश वाली भी खरीद लो, ज़्यादा महंगी नहीं है, 250 रुपये किताब मिलती है, 200-250 मिलती है लगभग में। हिंदी वाली भी खरीद लो, इंग्लिश वाली भी खरीद लो। इंग्लिश वाली में पढ़ो, कोशिश करो पहले इंग्लिश वाली में समझना है, हिंदी वाली में पढ़ लो। और आपको 100% यकीन दिला रहा हूँ कि आप लोग 1 महीने के बाद यही कहोगे कि सर इंग्लिश में ही पढ़ते हुए मजा आ रहा है। मैं कोशिश ज़्यादा करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में भी चीज़ें समझाऊंगा पूरी तरीके से, ठीक है। आप लोग उसका लेकिन बस थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको हल्का सा मेहनत करना पड़ेगा। और अभी आपके लिए सोच सकते हो आप लोग कि अभी आपके लिए इतनी सुविधाएं मिलती हैं, आपके पास फ़ोन है, गूगल है, तुरंत आप लोग हिंदी भी देख लेते हो, तो इतना ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। नीट के बारे में आपको सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। नीट में 180 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री के होते हैं। और आप लोग ये भी समझ गए हो कि 90 क्वेश्चन जब बायोलॉजी के आते हैं, आधा पेपर बायोलॉजी से आता है, तो बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी आपको कंप्लीट तैयार करना ही पड़ेगा। जब तक आपके बायोलॉजी में 85 प्लस या 80 प्लस क्वेश्चन सही नहीं होंगे, तब तक आप लोग नीट में गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें बेटा। तो आप लोग समझ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अभी आज फर्स्ट डे है तो इतना ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, हल्के हल्के आपको पता लग जाएगा कि मेरा नेचर कैसा है, और मैं आपको समझ जाऊँगा, आपके नाम सब ठीक है हल्के हल्के पता लग जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो जो बच्चे एनसीईआरटी लेके आए वो एनसीईआरटी निकालो। देखो आपको पढ़ाई कैसे करना है थोड़ी वो भी समझ लो। देखो पढ़ाई आपको कैसा करना है आप लोग अभी समझ लो। आपको 2 घंटे मैंने दिए हैं। अभी तो आपको लगेगा सर बहुत आसान है कि आज आप पढ़ोगे कल पढ़ोगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद आपका 1 चैप्टर हो जाएगा, 2 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद आपके ऊपर ढेर सारा होने लगेगा ना, कितना सिलेबस हो गया। आप बस ये काम करते रहना डेली। मैं आपसे गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोग 2 महीने में इतने चेंज हो जाओगे कि आप लोग खुद नहीं समझ सकते। पहला काम आपको ये करना है कि 30 मिनट जो मैं आज पढ़ाऊँ पूरे 1.5 घंटे में, 30 मिनट जाकर रिवाइज करना है, खाली 30 मिनट बस। 30 मिनट आपको पीछे का पढ़ना है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, और 1 घंटे आपको लगभग क्वेश्चन लगाने हैं। आप लोगों को क्वेश्चन की बुक में बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन लगाने हैं आपको डेली, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो, आप मुझसे किसी भी टाइम कहीं पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 100% 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन बस मेहनत करते रहना। किसी भी टाइप के क्वेश्चन लगाना, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कि ये बुक के लगाओ वो बुक के लगाओ, कुछ भी लगाना, क्वेश्चन कहीं के भी लगाना, बस एनसीईआरटी से बाहर ना हो, और एनसीईआरटी आपको फोकस करना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी क्यों फॉलो करवा रहा हूँ बेटा, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप फिजिक्स पढ़नी साथ में, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। अब आप रोबोट तो है नहीं कि 24 घंटे में आप 24 घंटे पढ़ाई करते रहोगे, भैया आपको कुछ और भी काम करने होंगे, सही है। तो इसका मतलब अब सही है, तो आपको बेसिकली तो फोकस पढ़ाई पे ही करना है, और आप लोग एनसीईआरटी फोकस करना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, द लिविंग वर्ल्ड है। आप लोग चाहो तो अभी एनसीईआरटी नहीं कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी निकाल लो, एक किताब निकाल लो और वो कॉपी निकाल लो, और आप लोग स्मार्ट नोट बना सकते हो आराम से। और चैप्टर को आप लोग, लेकिन कल से बेटा एनसीईआरटी लेके आना चाहिए बच्चे, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी चेक होगी 2 दिन बाद। अभी मैं 1 दिन और आपको छूट दे रहा हूँ, उसके बाद हर बच्चे पे एनसीईआरटी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और एनसीईआरटी होगी तो हम लोग लाइन टू लाइन चीजें पढ़ेंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रह पाए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से। हाँ, तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। और हाँ तो, और किसी बच्चे को डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, आप लोग हाथ खड़ा कर देना कि सर मेरा ये डाउट है, आप लोग पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको स्पेलिंग भी नहीं पता है तब भी आप पूछ लेना, ठीक है। इतना ही मैं छूट दे रहा हूँ आपको। मतलब मैं ऐसे मान रहा हूँ कि आप लोग अभी 0 हो, आपको बिल्कुल पता स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आपको समझना है मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन बस अपने अंदर पर रखना। कोई भी बात है, कोई भी डाउट है, आप लोग सोचो अरे यार सर से पूछेंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अरे गधो बेइज्जती इसकी कुछ नहीं होती, ठीक है। आप लोग अपने अंदर सलाह लेके आना है। चलो, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द लिविंग वर्ल्ड। आपको मेरे हिसाब से चैप्टर का नाम देख के समझ में आ रहा होगा,
लिविंग का मतलब समझते हो क्या होता है? सजीव। क्या होता है? सजीव। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको पता है धरती पे हमारे दो टाइप की चीजें होती हैं, या तो कोई लिविंग है या फिर क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब जैसे ये मार्कर है, ये क्या है? नॉन लिविंग। और अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग भी होते हैं। लेकिन बेटा बायोलॉजी में हम किसे पढ़ते हैं? लिविंग के लिए। भाई पूरी बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी में लिविंग के लिए पढ़ेंगे, प्लांट के लिए पढ़ेंगे, एनिमल के लिए पढ़ेंगे, फंगस के लिए पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के लिए पढ़ेंगे, वायरस के लिए पढ़ेंगे। मतलब जो भी धरती पे लिविंग है सबके लिए हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर ही यही है, लिविंग वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, यानी कि हमारे जो संसार होता है उसमें कितने सारे स्पीशीज हैं और वो कितने सारे स्पीशीज आपस में इंटरेक्शन रह के और रह रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, और उन लिविंग्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे मन में क्वेश्चन आएगा कि आपको ये बताऊं, या मैं आपसे पूछूंगा भी, अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि लिविंग और नॉन लिविंग को आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे, या क्या डिफरेंसेस होते हैं, या आप लोग कैसे पहचानोगे कोई लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? जैसे सपोज आप बेटा बताओ, आपका नाम क्या है? आप लोग नाम बता दे रहे हो, इससे मुझे नाम याद है, ठीक है? तो इसीलिए मैं पूछता रहूंगा हल्के हल्के, हाँ बता देना, आप बता देना, मैं एक करके पूछ लूंगा आपसे। अभी 2-3 दिन पढ़ाऊंगा, सब पता लग जाएगा। बेटा आप बताओ, लिविंग और नॉन लिविंग को एक डिफरेंस बताओ, थोड़ा तेज बोलो। हाँ चलो, आपका नाम क्या बताया आपने? अर्जुन। ठीक है ठीक है, आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? विष्णु। हाँ बताओ। नॉन लिविंग एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते और लिविंग जा सकते हैं। लिविंग में है मतलब लिविंग घूम फिर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं घूम, पेड़ घूम फिर सकते हैं क्या? बताओ। पेड़ लिविंग होते हैं लेकिन घूम तो फिर नहीं सकते हो। हाँ तो बेटा मैं बॉटनी जूलॉजी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये लिविंग नॉन लिविंग बात कर रहा हूँ। कोई और डिफरेंस आ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ आप बस। चलो ठीक है बैठ जाओ, बहुत अच्छा। चलो आप बताओ बेटा, कोई एक, आपका नाम क्या है? रजनीश। लिविंग और नॉन लिविंग को एक डिफरेंस बताओ। लिविंग ग्रोथ करते हैं और नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं करते। सही है, बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि लिविंग क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, और नॉन लिविंग ग्रोथ, समझ रहे हैं आप लोग? चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे यहाँ पे नाम दिया जाए, ठीक है? बैठ जाओ। चलो इधर बताओ, इधर से लड़कियों का बेंच बन गया क्या? चलो ठीक है, आप बताओ लिविंग और नॉन लिविंग क्या डिफरेंस होते हैं? मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है बैठ जाओ। इसके अलावा और किसी से बताएं? हाँ आप बताओ। सर जैसा कि भैया ने बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग ये लोग मतलब इनमें ग्रोथ होती है और ये कर सकते हैं। अगर हम सर रेत का टीला, रेत के टीले की बात करें तो सर वो भी नॉन लिविंग है, लेकिन सर उसमें हवा के जरिए वो अपनी हाइट भी बढ़ा सकता है, इधर से उधर भी हो सकता है। ठीक है सर इसका पहला रीजन, और इन दीदी ने भी बताया कि जैसा कि नॉन लिविंग में वो जनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, तो सर अगर मैं वैसे बताऊँ, एक वो होता है म्यूट, सर उसमें जनन नहीं होता है। तो सर क्या वो निर्जीव है? सर मैं बता, सर उसमें एक तो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन, हाँ बहुत बढ़िया। और बताओ। और सर दूसरा उनमें सर एक बताया आगे भूल गया, नाम क्या है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, ठीक बैठा। चलो नरेश का बताओ, इसके अलावा और कौन से डिफरेंस होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में? बता दो, हिंदी में बता दो क्या बेटा। अगर आप लोग एक बार ऑप्शन दो, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो भी बच्चा अच्छा यूपी बोर्ड से कितने बच्चे हैं यहाँ पे बताओ पहले, और सीबीएसई बोर्ड से कितने हैं? मतलब बहुत कम नंबर है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है? लेकिन आप लोग बेटा मेहनत करो, ठीक है? यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता हो अजीब तो मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है? लेकिन आज मुझे हिंदी में कुछ भी नहीं आता, ठीक है? नॉर्मली, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, हाँ तुम बताओ। संवेदना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, और बताओ। चलो ठीक है, लगभग आपको लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं मैं एक बार क्लियर करूं, अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है? ठीक देखो, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले जो हम कैरेक्टर देखते हैं, पहले मैं बात करता हूं कैरेक्टर की। इसकी बात करता हूं कैरेक्टर ऑफ लिविंग। रुक जाओ भाई थोड़ा सा, हां भाई सही कर रहा हूं, ये सही है, ये सही है
ये अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है, आपकी इतनी तो बात मानी जाएगी क्या? ठीक है बेटा, तो हम लोग अब पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है जो दिख रहा है आपको सबको, द लिविंग पार्ट। पहले मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा, ये पूरा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, क्या क्या डिफाइनिंग फीचर होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ लिविंग, यानी कि लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। सही है? जिसको किसी को भी हिंदी पूछना हो तुरंत खड़े कर हो जाएगा वो, तो सर बता दो हिंदी बताओ इसकी, मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल, ठीक है? लेकिन पढ़ाई मेहनत से करता है ना, टेस्ट जब हो उसमें अच्छा नंबर ले आना तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? बगैर आप कितना भी पूछना कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर कैरेक्टर की बात करें तो बेटा सबसे पहला आता है ग्रोथ। क्या आता है? देखो समझो, अगर किसी में ग्रोथ हो रहा हो तो हम बोल देंगे वो कैसा है? लिविंग है। क्या बोल देंगे? लिविंग है। अगर किसी में ग्रोथ हो रहा है तो हम ग्रोथ को देखें। ग्रोथ क्या, ग्रोथ जानते हैं क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है, वो तो हिंदी होती है। ग्रोथ के दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो होता है इंक्रीज इन मास और दूसरा होता है बेटा इंक्रीज इन नंबर। एक बार बताओ, अगर किसी का मास इंक्रीज हो रहा हो, जैसे आप जब पैदा हुए थे कितने किलो हुए थे? 2 किलो को बोला मान लेता हूँ, अब ऐसे मत करना कि इस साल में तो 3 किलो का, और आज आपका वेट कितना है? 40-50 किलो है, 50-60-70 किलो हो सकता है। आपका क्या बढ़ा? मास बढ़ा। तो इसका मतलब आप में क्या हुई? ग्रोथ। और ग्रोथ किसमें होती है? लिविंग में। दूसरा बेटा नंबर का मतलब है आपका सेल नंबर बढ़ा। भाई हैप्लॉइड सेल पापा का था, हैप्लॉइड सेल मम्मी का था, फर्टिलाइज किया, जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड सेल, सिंगल सेल तो बना पहले, और सिंगल से आज आपके पास इतने सेल हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं आपके पास इतने सेल। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सेल का नंबर देख के, आ जाओ, सेल का नंबर देख के और मास देख के हम लोग बता सकते हैं किसी में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। पहले आप लोग ग्रोथ समझिए, किसी का डिफाइन करते हैं। अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है या बेटा किसी का मास बढ़ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ उसमें क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ये बात समझे आप लोग? ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स, उनमें कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसमें पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। आप प्लांट को किसी भी टाइम काटना वो उतने बड़ा फिर से हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी सेल कॉन्टिन्यू डिवाइड करती रहती है। समझ गए आप लोग? तो प्लांट जो होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती है, मतलब हमेशा होती रहती है, और यानी कि प्लांट में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती है। और जो एनिमल होते हैं, कौन होते हैं बेटा? एनिमल में ग्रोथ कैसे होती है? कुछ टाइम तक होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है और डेवलपमेंट होता रहता है। हालांकि सेल डिवाइड हमें भी होती रहती है लगातार, लेकिन वो तब होती है जब हमारी कोई सेल डेड हो जाती है उसको रिप्लेस करने के लिए। समझ गए आप लोग? तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ जो एनिमल होते हैं उनमें कुछ टाइम तक होती है, सर्टेन टाइम तक होती है। ये बात समझे? दूसरा अगर हम बात करें, आपको बताएं बेटा एनिमल में ग्रोथ कब तक होती है? लगभग 25 ईयर 23 ईयर तक होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है और हम लोग में डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ग्रोथ है, जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है? ग्रोथ है लिविंग का। और अगर किसी में ग्रोथ हो रही तो हम उसको बोल देंगे क्या है? वो लिविंग है, यानी कि वो सजीव है। समझ गए ये बात? दूसरा हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। इसकी बात करते हैं। आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हो? सब जानते हो? ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन के बारे में ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं पता हो। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम अपने ही जैसे यानी कि अपने जैसे ऑप्शन को पैदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं किसी, चलो आप बताओ बेटा, पीछे सबसे पीछे बैठे हो, आपका नाम क्या है? उमेश। ये बताओ उमेश, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? पहले आपको ये पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है? नहीं पता है? तो बेटा बोलो आप लोग। सही, मैं सबसे बच्चों से कह रहा हूँ, जिसको जो ना पता हो पूछ लिया करो। बैठो, चलो इधर से बताओ, अभी पीछे से बताओ बेटा, आप बताओ सबसे पीछे। हाँ बताओ, नाम क्या है आपका? ये बताओ रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रोडक्शन में जिसके एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने द्वारा नए जीव को उत्पन्न करता है। नए जीव, बहुत बढ़िया, ठीक है बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपनी संतानें पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं?
अब आप गर्दन मत ले जाना क्यों करते हैं, मजे लेने के लिए नहीं करते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने ही जैसे स्पीशीज को अगर अगले नहीं बढ़ाएंगे तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे धरती भाई। एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा, अब इतना भी जरूरी नहीं है कि भाई हम संगठन में आ जाए। वही इंडिया में तो बहुत ज्यादा चल रहा है, एक हम तो पूरे विश्व में सबसे पहले नंबर पहुंच चुके हैं, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, आपको पता होगा। एक होता है बेटा सेक्सुअल और दूसरा कौन सा होता है, एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब लैंगिक और एसेक्सुअल मतलब, आप लोग थोड़ा सा जानते हो सेक्सुअल एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होते हैं, थोड़ा सा जानते हो? चलो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ, मैंने वो पीछे वाला आपका। हाँ एक या तो नर होगा या मादा होगा। चलो और बताओ, ठीक बता था। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि सेक्सुअल में दो पेरेंट होते हैं और जो तुम्हारा एसेक्सुअल होता है उसमें एक पेरेंट होता है। चलो ठीक है बैठो, मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। सेक्सुअल का मतलब होता है जहाँ मेल हो और क्या हो, फीमेल हो। मेल मेल गैमेट बनाए और फीमेल फीमेल गैमेट बनाए, उनका फ्यूजन हो और उस फ्यूजन से अगर कोई नया ऑफस्प्रिंग बनना है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमेशा होगा बाई पेरेंटल। कैसा होगा, बाई पेरेंटल का मतलब दो पेरेंट्स के द्वारा होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है। लेकिन क्या एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट्स होता है? मोस्टली होता है, ये बात सही है, लेकिन बेटा बहुत सारे टाइप ऐसे भी हैं, बहुत सारे एनिमल ऐसे भी हैं जो सिंगल तो होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन कौन सा करते हैं, सेक्सुअल। यानी कि एक ही एनिमल में दोनों चीजें होती हैं, मेल गैमेटी बनाता है और फीमेल गैमेटी बनाता है। ये आपको पता लगेगा जब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि बहुत सारे एनिमल कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही एनिमल में मेल भी होगा और फीमेल भी होगी, और वहां रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, सेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट जानते हो किसे बोलते हैं, जिस एक ही एनिमल में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एसेक्सुअल जो होता है वो मोस्टली तो होता है बेटा यूनिपेरेंटल। कैसा होता है, और बेसिकली हम बोल सकते हैं बाई पेरेंट। बाई पेरेंट यूनिपेरेंटल होता ही होता है, लेकिन ये बाई पेरेंटल, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बाई पेरेंटल होता है, वो कैसा होता है, यूनिपेरेंटल, यानी सिंगल पेरेंट से होता है। लेकिन सेक्सुअल यूनिपेरेंटल में हो सकता है, यानी यहाँ पे ध्यान रखना, सेक्सुअल में यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है जी, और वो कैसा होगा, हमेशा यूनिपेरेंटल। ये बात समझ में आई? दूसरा सुनो, इसमें बेटा इसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही एनिमल में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो उसमें कैसा होता है, सेक्सुअल। ये बात समझ गए आप लोग? दूसरा सुनो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें क्या आते हैं, वेरिएशन। क्या आते हैं बेटा, वेरिएशन का मतलब है, क्योंकि आपको पता है हैप्लॉइड सेल पापा की होती है और हैप्लॉइड सेल किसकी होती है, मम्मी की। मतलब आधे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम पापा का और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी का। हैप्लॉइड सेल, आपको पहले ये बताओ हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ पा रहे हो थोड़ा सा? मैं आपको थोड़ा समझा दूं पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को समझ नहीं आता होगा ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड है क्या। बेटा देखो यहाँ पे कोई सेल है, मान लिया, क्या है, ये सेल है। आपको सबको पता होगा कोशिका, जैसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका। आपको ये भी पता होगा कि हमारा पूरा जो जितने भी लिविंग है सब किससे बने हुए हैं, सेल से। चाहे वो सिंगल सेल से बने हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यानी कि बहुत सारी सेल से बने हो। लेकिन ये बताओ, सबके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए कि ये धरती पे जो भी होगा सबके पास डीएनए होगा, सबके पास होगा डीएनए। और डीएनए से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। क्या बनते हैं बेटा, क्रोमोसोम। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हर किसी स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास कितना होता है, 46। कितना होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 23 पेयर, 23 पेयर होते हैं। समझ गए आप लोग? अब हमारे पास पेयर नहीं होते हैं, सबके पास पेयर में होते हैं, लेकिन सबका नंबर क्या होगा, अलग अलग। जो जैसा एनिमल होगा उसके पास वैसे जीन होंगे, और जो जैसे जीन होंगे वैसे उसके पास क्रोमोसोम नंबर होगा, उसका वैसा ही क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? भाई अगर हम पापा से अपने डीएनए हमको मिला है, हम पापा की तरह बने हैं, तो इसका मतलब डीएनए मिला है पापा से। एक हाथी का बच्चा होता है, उसको हाथी के बच्चे को हाथी का डीएनए मिला होता है, इसलिए वो हाथी की तरह होता है। तो मैं ऐसे हो सकता हूँ कि सब में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं?
अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है, कितने? तो अगर पेयर में है तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लॉइड को हम लोग ऐसे दिखा शो करते हैं 2L। समझ गए आप लोग? L का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 2 का मतलब पेयर में होंगे। ये बात समझे आप लोग? अब देखो एक बात सुनो, 23 पेयर क्रोमोसोम है हमारी सेल के, हमारी पूरी बॉडी के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी में कैसे सेल होगी? डिप्लॉइड। कैसे सेल होगी? लेकिन जब हमारे गैमीट बनते हैं, क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। तो बेटा एक बात आप लोग को समझो, अगर हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, मम्मी के पास भी 23 पेयर क्रोमोसोम है, पापा के पास भी 23 पेयर क्रोमोसोम, अगर वो दोनों सेल मिल जाएंगे आपस में तो कितने हो जाएंगे? 46 पेयर। यानी कि इतनी पोलैरिटी किसी भी क्रोमोसोम यानी कि डीएनए किसी भी न्यूक्लियस में नहीं हो सकता इतना। तो होता क्या है, पापा का जब गैमीट बनता है तो यहाँ पे क्या होता है? हैप्लॉइड सेल बनता है पापा का। कैसा बनता है? मतलब उनकी जो सेल बनेगी उसमें खाली 23 होंगे, पेयर नहीं होंगे, खाली 23। यानी कि एक सेट आ जाता है क्रोमोसोम का गैमीट में और एक सेट मम्मी का रहता है, यानी मम्मी के भी कितने होते हैं? 23। अब ये जब मिलेंगे आपस में तो ये सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। यानी कि सेल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हैप्लॉइड। अब समझे आप लोग? और जब ये 23 वाली दोनों मिलेंगी तो जो नया सेल बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। और उसको हम लोग कितने क्रोमोसोम उसके पास? 23 पेयर, क्योंकि 23 इधर 23 इधर मिल जाएंगे और कितने जाएंगे? 46। फिर से देखो कैसे हो गया जैसे थे 23 पेयर। ये समझे आप लोग? समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब ये होता है, इसीलिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनाते हैं। गैमीट कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड। कैसे होते हैं गैमीट? हाँ जाओ, हैप्लॉइड होते हैं। ये बात समझ गए आप लोग? तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएशन। और बेटा यहाँ पे जो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें वेरिएशन नहीं आते हैं। ये बिल्कुल पेरेंट की तरह होते हैं, यानी क्लोन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? क्लोन। अब आप लोग एक बात समझो मेरी बेटा, इधर देखो, आप लोग बातें मत करो। पहले ये बताओ, आप लोग ये समझ में आ रहा है कि यहाँ वेरिएशन क्यों आते हैं और यहाँ पे क्लोन क्यों होता है? अब दिमाग लगाओ अपना, वरना मैं पूछूंगा आप लोग से, आप लोग अगर यहाँ वेरिएशन क्यों आते हैं, यहाँ पे क्लोन क्यों होता है बच्चा? बताओ ये बताओ। विभिन्नताएं। सही, हाँ बताओ। विविधताएं, हाँ भाई विभिन्नताएं, हाँ बताओ क्या होंगे? डिफरेंट जेंडर। मैं ये कह रहा हूँ जो बच्चा होता है और जो पापा होते हैं उनमें विभिन्नताएं क्यों होती है, मैं ये बोल रहा हूँ। या 4 बच्चे हुए पेरेंट्स के तो उसमें विभिन्नताएं क्यों होंगी बच्चों में? वेरिएशन क्या क्यों होंगी? और उसमें वेरिएशन क्यों नहीं होते हैं, ये पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ। और इसमें बाई पेरेंटल होता है, इसीलिए। हाँ एक बात बिल्कुल ठीक बोला मैंने। अब आप लोग सुनो, हाँ बताओ क्या चीज? डोमिनेंट और रिसेसिव जीन कैसे? चलो ये बात एंडिंग पढ़ेंगे हम लोग। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, लेकिन अभी तो नॉर्मल बता रहा हूँ खाली। आपका नाम क्या है? करना क्या? आपका नाम क्या है? अंश। ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा वेरिएशन क्यों होते हैं, आप लोग सुनो पहले एक बात, आप लोग खुद समझना, सही है? मान लिया इधर देखो बेटा, एक पेरेंट्स ये है, पेरेंट्स 1 और एक पेरेंट्स क्या है? 2। तो समझना आप लोग, इनका जो सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम है? 46। ये पेरेंट्स 2 कौन है? पेरेंट्स 2 और कोई नहीं, मम्मी है, ठीक है? इनके भी क्रोमोसोम कितने हैं? 46। आप लोग क्रोमोसोम तो समझ रहे हो सब बच्चे, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये पहला क्लास है। मैं आपको सारे को बताऊंगा जो भी, क्योंकि आप पूरी बायोलॉजी में यही सब कुछ चलता रहता है, क्रोमोसोम, सेल, डीएनए, जीन। अगर आप लोग यही क्लियर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी फिर, ठीक है? अब आप लोग सोचो बेटा, क्रोमोसोम कुछ नहीं है। जब डीएनए जो होता है, डीएनए जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। क्या बन जाता है भाई? एक बार बताओ, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं पहले। डीएनए होता है, एक जीन नाम सुनेंगे आप लोग, एक नाम सुनेंगे क्रोमैटिन, क्या सुनोगे? और एक नाम सुनोगे क्रोमोसोम। मैं आपको सुन रहा हूँ सब कुछ क्या है। देखो अगर हम देखें तो हमारी सेल के अंदर डीएनए है, प्रत्येक सेल के अंदर 2.2 मीटर लगभग लंबा एक डीएनए है। और डीएनए पे क्या है? जीन्स। अब सर जीन्स क्या होते हैं? जीन्स का मतलब होता है डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई हमारी बॉडी में एक फंक्शन कराता है, यानी कि फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं बेटा? जीन बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? हैं? हाँ बताओ।
जीन में एलील होते हैं, हाँ सही है। अब दिखाओ, इसके बाद सुनो, अब जीन समझ गए आप लोग, डीएनए समझ गए। अब जब डीएनए हमारे न्यूक्लियस जो होता है भाई, उसका डायमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और उस इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए हमें फिट करना होता है। तो उसके लिए हम रैप्ड करते हैं। क्या करते हैं? रैप्ड का मतलब होता है जैसे आप लोग जाते हो ना बाहर, तो कपड़े को प्रेस करके आराम से तय करके रखते हो, ज्यादा कपड़े रहते हैं ना, एक आप ऐसे ही सेट डाल दी, ऐसी पैंट डाल दी तो कमाएंगे, वही स्वाभाविक बात है। तो ऐसे ही जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब रैप्ड होता है तो उस फॉर्म को बोलते हैं क्रोमैटिन मेटेरियल। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और जब सेल डिवाइड, अब भाई हर सेल हमारा डिवाइड करेगा, हर सेल डिवाइड करेगा ना, तो सेल जब डिवाइड करने जाता है तो वही क्रोमैटिन क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। क्या बन जाता है? ये वही सा हो गया। जैसे अभी आप लोग ऐसे बैठे हो तो आप लोग क्या हो? स्टूडेंट हो। क्या हो? स्टूडेंट हो। अभी आप घर पे गए, आपने थोड़े कपड़े गंदे पहन लिए, एक फावड़ा ले लिए, तो आप क्या बन जाओगे? बताओ बताओ, किसान बन जाओगे। लेकिन वो तो आप ही, इसके बाद आपने पगड़ी लगा ली, शेरवानी पहन ली, तो आप क्या बन जाओगे? देखो बोल रहे हैं आप सब लोग दूल्हा बन जाओगे, तो ठीक है। अभी लड़कियां नहीं बनेंगे, तुम बनोगे। तो यहाँ देखो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हो आप ही, बस आपने आपकी स्टेज डिसाइड करी कि आप कहाँ पे हो, उसके हिसाब से आपको वो बोल दिया। ऐसे बेटा हमारा डीएनए होता है, डीएनए जब प्रोटीन सा होता है तो क्रोमैटिन बोल दिया, जब सेल डिवाइड कर रही है तो उसको क्या बोल दिया? क्रोमोसोम। अब समझ में आई आपको? अब बेटा उतने डीएनए से कितने क्रोमोसोम बने हुए हैं? 46। यहाँ भी कितने क्रोमोसोम है? 46। अब सुनो, दो पेरेंट्स हैं, अब इनकी पूरी सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, सही है। डिप्लॉइड सेल होगी यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम तो हमारी पूरी बॉडी में होंगे। अब पापा को भी गैमीट बना, गैमीट जानते हो क्या होते हैं? जैसे स्पर्म, और फीमेल में क्या बनता है? एग, सही है। ये हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अभी कुछ समझ दो। इधर देखो इसे, इसका मतलब हमें गैमीट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? गैमीट। और बेटा जब गैमीट बनाए तो यहाँ पे हमें सेल कैसी करनी पड़ेगी? हैप्लॉइड। कैसी करनी पड़ेगी? अब देखो मैंने यहाँ पे कितने क्रोमोसोम ले लिए? 23। मैंने कहा था हैप्लॉइड सेल का मतलब आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं, और मम्मी के भी कैसे हो गए? 23। अभी हम डिवीजन पे नहीं चलेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, मेरे बाद में बताऊंगा, ठीक है, वरना फंस जाओगे पहले ही। तो यहाँ देखो, यहाँ भी गैमीट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। इसके बाद बेटा ये 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर। अब देखो आप लोग खुद बताओ, जब आधे जीन पापा के हैं और आधे जीन किसके? मम्मी के, और इनके जब फर्टिलाइजेशन होके जो बच्चा बनता है उसके कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो आप लोग खुद समझदार हो, उसमें वेरिएशन होंगे नहीं होंगे? तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? वेरिएशन। ए सेक्सुअल में क्यों नहीं होते हैं? देखो ये सेल है, ये कोई प्लांट है, कुछ भी ले लो, या एनिमल है, ये इसका क्या बना? गैमीट बना। अब भाई यूनिपेरेंटल है तो ना, एक ही पेरेंट से है। अब इससे ये गैमीट बन गया, इससे क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया इसका, और बच्चा बन गया। तो बताओ इसमें कहाँ से वेरिएशन आएंगे? जब जीनोम ही चेंज नहीं हो तो वेरिएशन कहाँ से आ जाएंगे? यानी कि मैं बोल सकता हूँ जब तुम्हारा डीएनए चेंज नहीं हुआ तो वेरिएशन कहाँ से आ जाएंगे? आप लोग बताओ, ये बात समझ में आया आपको? तो इसीलिए ए सेक्सुअल वेरिएशन नहीं होते हैं और सेक्सुअल वेरिएशन। क्लियर हो ये बात? ठीक है, हम लोग सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे, आप लोगों को कोई भी कभी डिस्टर्बेंस नहीं होने की जरूरत है। दूसरा सुनो, तो आप लोग ये बताओ, जैसे सेक्सुअल हम लोगों में होता है, बहुत सारे एनिमल में होता है, ऐसे ही प्लांट बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे कौन कौन सा एसेक्सुअल होता है, बहुत टाइप बताऊंगा आपको, बर्डिंग होता है, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ये क्लियर होगा। पहले हम लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा हमारा टॉपिक आता है बेटा, तीसरा वो होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हम मेटाबॉलिज्म को देख के हम बता सकते हैं कोई क्या है? लिविंग है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, सही है, डॉक्टर ने आपका हाथ देखा, ऐसे दिखता है, यहाँ पे दिखता है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं, पीठ भी देख लेते हैं सर के, वो पता नहीं आला लगा के, गांव में ज्यादा चलता है ना वो, मुझे नहीं पता वो क्या देखते हैं, ठीक है, देखते होंगे कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ लोग हाथ देख के बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हाथ देखो ये तो देख रहा था इसलिए कि आपके हार्ट बीट वगैरह चेक हो सकती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चेक हो सकता है ना। लेकिन कुछ डॉक्टर से आप कहना सर दर्द हो रहा है तब भी वो ऐसे करके देख लेगा। अब भी सर दर्द है, इससे क्या मतलब? तो पता नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर बनना तो ये सर्च करना कि वो कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, हो सकता है सर ठीक हो, मैं गलत तो नहीं बोलूँगा। ये बताओ मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है भाई? हमारा सेल जो केमिकल से बना है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से बना है, और आपके सेल के अंदर बहुत सारे क्या हो रहे हैं? रिएक्शंस हो रहे हैं, और जो रिएक्शंस हो रहे हैं उससे क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। 1000 ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं आपकी बॉडी में, आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, आपका ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, आपका केल्विन साइकिल, क्रेब साइकिल चल रहा है, प्लांट में केल्विन साइकिल चल रहा है, आपके अंदर लगातार आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, आपका किडनी फंक्शन कर रहा है एक्सक्रीशन के लिए।
तो मैं बोल सकता हूँ मेटाबॉलिज्म देख के भी हम बता सकते हैं कोई क्या होगा, लिविंग। और अगर जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा वो कैसा होगा, नॉन लिविंग। ये बात समझ में आपको? तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है इसमें चीजें बनती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, वो क्या है, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ चीजें ब्रेक डाउन हो, टूटे, तो उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो आप लोग समझ गए। मैं मेटाबॉलिज्म का मतलब ऐसे समझ सकता हूँ, जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। समझ गए आप लोग? एक हो गया मेटाबॉलिज्म। एक चौथा नाम आता है जिसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्शियसनेस। आप लोग अगर चाहो तो अभी नहीं, थोड़ा टाइम दे दूंगा आपको, साथ में लिखते रहना, स्मार्ट नोट बनाओ। तो वैसे मैं आपको टोटल एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, सही है? एक भी आपकी लाइन नहीं छोड़ेगी, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम बिल्कुल सब चीजें ऐसे ही पढ़ा करेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ा करेंगे, ठीक है? जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन नीट में आए तो आपको ऐसा लगे कि ये हमने पढ़ा नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब देखो, एक नाम आता है कॉन्शियसनेस। बहुत बच्चों को डर लगने लगा, सर पता नहीं कॉन्शियसनेस क्या है ये लग रहा है ऐसा। कॉन्शियसनेस भी एक लिविंग का क्या है, फीचर है। कॉन्शियसनेस का सिंपल भाषा में आपको बताऊं क्या मतलब है। इसका मतलब है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या है बेटा मतलब, रिस्पॉन्स टू। ये बात आप लोग समझे? देखो जितने भी लिविंग होते हैं, सही है, जो भी लिविंग है उसको अगर कोई भी तुम स्टिमुलस दोगे, चाहे वो फिजिकल हुआ, चाहे वो केमिकल हुआ, चाहे वो बायोलॉजिकल हुआ, वो उसका रिस्पॉन्स देगा। जैसे अभी ये पंखा चल रहा है, आपको हवा लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब आपका बॉडी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। अब ये पंखा बंद कर दूं, आपको क्या लगेगी, गर्मी, तो आपका बॉडी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स। लेकिन क्या इसको पता है कि पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लिविंग। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी लिविंग हमेशा कोई भी स्टिमुलस दी जाए उसे, वो उसका क्या देगा, रिस्पॉन्स। और अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस। समझ गए आप लोग? दूसरा क्वेश्चन आपको मन में कि क्या सर प्लांट के पास कॉन्शियसनेस होती है, तो मैं कहूँगा हाँ होती है। मैं तो ऐसे बोल दूंगा कि धरती पे कोई भी लिविंग सही, हर किसी लिविंग के अंदर क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। अब प्लांट के अंदर कैसे होती है भाई, जैसे पहली बात तो आपने छुई का पेड़ देखा होगा, टच करके किया है कभी, टच करते थे उसकी लीफ क्या हो जाती है, फोल्ड, और वो फोल्ड जाती है, कितना मजा आता था ना। मैंने तो अपने घर के सामने लगा लिया था, ऐसे सोर कैसे करता था, सब लीफ फोल्ड करके जाता था स्कूल। तो कहीं ना कहीं वो क्या था, कॉन्शियसनेस। अगर आपको सोच रहे हो सर यही एग्जाम्पल है और बताओ, तो मैं वो ऐसे बोलूंगा, बेटा मैंने बोला जो स्टिमुलस हो सकती है वो फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है और बायोलॉजिकल। आप लोग बताओ, एक आम का पेड़ होता है, क्या होता है, आम का पेड़ है। आम के सारे पेड़ मई में फ्लावरिंग कर रहे हैं मान लिया, तो सारे के सारे पेड़ कब करेंगे फ्लावरिंग, मई में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे इधर के पेड़ों ने कर लिया अप्रैल में, तुम्हारे इधर के पेड़ कर रहे हैं मई में, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। क्या आप लोग पेड़ों को जाके कहते हो कि भाई मई आ गया फ्लावरिंग करो, और नाम नहीं आएंगे जून में, ऐसा कहते हो ना, नहीं कहते हो ना। लेकिन प्लांट क्या होता है, टेम्परेचर हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर सराउंडिंग को देख के वो भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसे ही आपने एक एग्जांपल और सुना होगा, आपने बहुत सारे प्लांट अब तो ऐसे देखे, सूरजमुखी देखा होगा, जिधर सन होता है उधर उसका माउथ रहता है। ऐसी एक फ्लावर मैंने देखा है, मेरे घर पे लगा हुआ है, वो क्या बोल, हाँ उल्टा हो जाए, दिन में वो फ्लावरिंग कर देते, मतलब फ्लावर आ जाते हैं, रात में वो चले जाते हैं सब। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कान में कहता है कि भाई शाम हो गई जाओ सर, और दिन आ गया निकलो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर भी क्या होती है, कॉन्शियसनेस। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि धरती पे कोई भी लिविंग चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हो, सबको पता होता है कि मेरा खाना क्या है, मेरा हैबिटेट क्या है, तो उसके अंदर इसका मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस है। ये बात समझ गए आप लोग? अभी भी अगर नहीं समझ में आया हो तो ऐसे समझ सकते हो, अभी मैं आपको टच करूंगा ऐसे, क्या फर्क पड़ेगा आपको, नहीं, अरे फर्क तो पड़ेगा, पता लग जाएगा ना, किसी ने टच किया है, आपकी लड़की टच कर दे तो क्या होगा, रिस्पॉन्स देगा ना आपकी बॉडी। वही गाना नहीं है, कौन सा गाना है, अरे कौन सा है, 52,000 करंट कौन सा लगता है भाई, मैं गाना सुनता नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब वो वही बताना चाह रहा है वहाँ पे नायिका, कि इसका मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स। अरे गाने छूने से लगे तेरे, वो कौन सा गाना है, तो गाने नहीं सुनते क्या, ठीक है। तो वो ये बताती है कि वहाँ कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल देती है वो, कि आपको छूने से हमें कितना करंट का झटका लगता है, 36,000 वोल्ट का झटका लगता है, समझ रहे हो? हाँ उसे याद आ गया उससे, ठीक है।
तो इसका मतलब समझ गए कॉन्शियस क्या होती है बेटा? अब समझ में आ गई होगा आपको शायद, है ऐसे एग्जाम जल्दी समझ में आते हैं। ठीक है जी, एक बात आपको बहुत अच्छी बताऊंगा, अगर मैं आपसे ये कहूं आराम से पढ़ाई करो, जल्दीबाजी नहीं, पूरा साल है, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहना बेटा। अगर कोई टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करे तो बच्चों का फर्ज बनता है, खाली हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ कोई फीस भी नहीं जाती, ठीक है? आपको ये चाहिए कि आपके टेस्ट में नंबर आने चाहिए बच्चे, अगर जब भी टेस्ट हो। और दूसरा हमारा चाहिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आप लोग सही बच्चे जितने बैठे सब लोग मेडिकल कॉलेज जाओ, ठीक है? और हमें क्या चाहिए भाई, ऐसा भी नहीं कि मेडिकल को डॉक्टर बनने के बाद 50% देना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? चलो ठीक है, अब हम समझो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, अगर आप लोगों को पता हो, धरती पे आपको पता है 1.7 मिलियन स्पीशीज है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीशीज है, इससे बढ़ गई होंगी, एक डाटा बहुत पहले का है, लगभग 1500 हर साल न्यू डिस्कवरी आती हैं। और ये बात सोचने में बहुत, आप लोग सोचो जरा कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन यानी कि 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज है प्रेजेंट। मैं ह्यूमन की बात नहीं, एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की। आप लोग बहुत कितनी स्पीशीज जानते हो भाई? 500 जानते हो कि अगर आप देखी होंगी, 100 देखी होंगी, बल्कि 100 देखी होंगी मुश्किल से, 500 मान लो, 17 लाख है, सही है? 17 लाख है। ये मुझे बताओ खाली कि एक ह्यूमन भी क्या है कि स्पीशीज तो है, हम लोग एक एनिमल ही तो है, क्या है भाई? ये बताओ मुझे कि ह्यूमन के अंदर ऐसा क्या अलग है जो और किसी स्पीशीज में नहीं है? क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें सही बोला, बिल्कुल सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम लोग अकेले ऐसी स्पीशीज है हमारी ह्यूमन, जो हम लोग कैसे हैं, सेल्फ कॉन्शियस है। सेल्फ कॉन्शियस समझ रहे हैं आप लोग? सोच चेतना का मतलब है हमारे अंदर इमेजिनेशन करने की पावर है, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग ये सोच सकते हैं कि यार अगले साल को मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो क्या करूंगा। लेकिन जो अगर एक खाती है तो वे सोच नहीं पाएगा कि अगली साल को बारिश कितनी होगी। यही कारण है कि आज हम लोग धरती में सबको काबू में किए हुए हैं, क्योंकि हमने इमेजिनेशन कर करके अपना ब्रेन का पावर इतना बढ़ा लिया कि और स्पीशीज हमसे बहुत पीछे रह गए। अगर बेटा ह्यूमन के अंदर इमेजिनेशन की पावर नहीं होती, हो सकता है बंदर के पास, बंदर छोड़ दो, चलो बंदर से तो हम बनी है, ऐसे तो हम कहीं बड़े दिमाग लगाने लोग, लेकिन मैं बंदर की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी वाले बंदर है इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर हो सकता है कि बंदर के अंदर होती है इमेजिनेशन पावर, तो आज बंदर प्रधानमंत्री होते, आज बंदर मुख्यमंत्री होते, बंदर यहाँ पढ़ा रहे होते, बंदर पढ़ रहे होते। लेकिन हमारे अंदर थी तो आज हम क्या बन गए, इंसान बन गए, क्योंकि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है, इमेजिनेशन करने की पावर है। और हमने क्या, हमारा ब्रेन जो है वो इतना ही सीसी का था पहले नहीं, पहले बहुत कम सीसी का था, आज हमारा ब्रेन 1450 सीसी हो गया। तभी तो मैं कहता हूँ आपके अंदर अगर ये पावर है इमेजिनेशन, तो आप इमेजिनेशन किया करो भाई। ये किताब आप पढ़ रहे हो क्या है, ये यही तो है कि आप लोग सोचने की संभव मिले, आपको याद करने की मेमोरी, मतलब आप कितना याद रख पाते हो, यही तो है सब किताबें, और क्या है? तो हमने, हमारे अंदर क्या है, इमेजिन करने की पावर है। और इसी चक्कर से हमने आज इतना डेवलपमेंट कर लिया और हम इतना ज्यादा हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ कि आज हम इंसान बन गए। समझ गए आप लोग? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम लोग अकेले ऐसे हैं, ह्यूमन ऐसे हैं जो कैसे हैं बेटा, सेल्फ कॉन्शियस। ये बात समझ गए आप लोग? दूसरा एक एनसीईआरटी ने बात लिखी है कि अगर मान लिया, अब तो इस पोर्शन लेट हो गया है, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जब आप पहले नहीं पढ़ना। तो अगर कोई पेशेंट कोमा में है, अब आप लोग कोमा समझ गए होंगे, आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, रियल में तो आपने भी कोमा पेशेंट नहीं देखा होगा, लेकिन आपने मूवी बहुत देखी होंगी, जिसमें दिखाते नहीं है कि आधी मूवी में चलता है थोड़ा सीन, उसके बाद वो भूल जाता है, क्योंकि उसको गद्दार मारते हैं, उसके बाद क्या होता है, भूल जाता है, फिर ढूंढता रहता है पूरी में, लास्ट में अरे ये थी, अच्छा ठीक है, ये चलता है ना, आपने देखा होगा। कोमा का मतलब आपको सबको पता होगा, भूल जाना, भूल जाए सब कुछ, पहचाने नहीं तुम कौन हो, है ना? अगर किताब में लिखा है अगर कोई पेशेंट कोमा में है और डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो कंडीशन में नहीं आ सकता कभी, तो बेटा हम उसको लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग? तो पता क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। क्या बोलेंगे? मतलब उसको हम लिविंग भी नहीं बोल सकते, ठीक है? चलो आप लोग समझ गए हो कॉन्शियसनेस। अगर किसी के अंदर कॉन्शियसनेस है तो वो भी क्या है, लिविंग। अगले एक नाम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो वो भी क्या है, लिविंग। इसका मतलब पता है क्या है, हमारा सबका बॉडी सेल से बना है। सेल किससे वो सेल से क्या बना है बेटा मिलके, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरा बॉडी बन जाता है। ये आपको पता है? ये वही हिसाब है जैसे ये बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ईंट क्या है, एक सेल मान लो। क्या मान लो,
ईंटें मिली तो क्या बन गई, दीवार बन गई, दीवारें मिली तो रूम बन गया, रूम मिले तो क्या बन गया, पूरा मकान बन गया। ऐसे ही हमारा बॉडी बना है, पहले सेल था, सेल आपस में मिले टिश्यू बना, टिश्यू आपस में मिला तो ऑर्गन बना, ऑर्गन मिले तो क्या बना, बॉडी बन गया, यानी कि सिस्टम बन गया। समझ गए आप लोग। तो ऐसे अगर किसी का हुआ है, यानी कि सेल से क्या बनता है बेटा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरा बॉडी बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए आप लोग। अगर किसी भी चीज एनिमल में ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसमें वो कैसा है, लिविंग। और भी कैरेक्टर होते हैं, एजिंग। अब ये आप लोग देखो मैंने क्या क्या बताया, आप लोग थोड़ा जाग जाओ, नींद में हो क्या, मुझे मेरी क्लास में एक्टिव रहा करो, ठीक है, तो मुझे ज्यादा मजा आता है, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आप लोग सुस्त बैठो, मैं इतना अच्छे से मतलब मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग हंसाता रहूँ इंग्लिश, ठीक है। तो और सब्जेक्ट बायोलॉजी है ये सभी, क्या करूँ, मुझे तो आपको रिप्रोडक्शन ही पढ़ाना है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिवेट रहो मेरी क्लास में, एक्टिव रहो ज़्यादा, जिससे मुझे भी मजा आए और आपको भी मजा आएगा। 1.5 घंटे की क्लास होती है तो उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना तो आप लोग, ये तो मुझे पता है कि आपकी मेरी क्लास में बोर तो फील नहीं करोगे, मजा ही आएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप एक्टिव रहो। पहला दिन हो सकते हैं आपको, अगले दिन जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे उतना आपको और मजा आता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे बायोलॉजी हम पढ़ते रहेंगे। और बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, आपको भी लगता होगा शायद, भाई नॉलेज मिलती है हमें। मैं आपको आधा डॉक्टर भी बना दूंगा, यूनिवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो डॉक्टर बन जाओगे आप, आपको डिग्री ले जाना है आपको खाली, ठीक है, सब चीजें समझ जाओ, किडनी कहाँ पे होती है, हेड कहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्यों ना हम यही सीख के जाए सब कुछ, और मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि बेसिकली आप डॉक्टर बन जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है, इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, देखो हम लोगों ने लिविंग के बारे में पढ़ा, अभी मैंने आपको ये बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, या मैंने ये बताया आपको कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई लिविंग है। तो मैंने आपको कितने कैरेक्टर बताए, टोटल 5। पहला बताया मैंने ग्रोथ, आप लोग क्या देखो, ग्रोथ देखो। दूसरा मैंने क्या बताया बेटा, रिप्रोडक्शन, बोलो आप लोग सब लोग साथ में। तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा और पांचवा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बताया हमने 5 कैरेक्टर। अब एक मन में मेरे क्वेश्चन आ रहा है, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो 2 बातें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या होता है, और दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर, क्या होता है बेटा। अब आपको समझ नहीं आया है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डिफाइनिंग क्या होता है, तो समझो। जैसे सपोज मानो कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग में क्या है, देखो जैसे मैं ये कहूँ कि मैं चश्मा लगाता हूँ, ये मेरा कैरेक्टर हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टर। लेकिन बेटा क्या मैं चश्मा लगाता हूँ मुझे डिफाइन कर सकता है, यहाँ बहुत सारे लोग चश्मा लगाए हुए हैं, समझे। डिफाइनिंग क्या होता है, डिफाइनिंग का मतलब होता है जो हमें कोई एक्सेप्शन ना हो उसमें, और वो पूरी तरीके से क्या कर दे, डिफाइन कर दे। मतलब कैरेक्टर तो किसी का हो सकता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर अलग होता है। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे में ना हो। अब मैं एक करके फिर से बात कर रहा हूँ, अब आपको थोड़ा अंदर तक ले जा रहा हूँ, गहराई तक, तो आप लोग समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। देखो बेटा एक बात समझो आप लोग, मैंने पहले आपको ग्रोथ बताया, क्या बताया, ग्रोथ बताया, चल नहीं रहा, चल तो रहा है, ग्रोथ बताया मैंने, ठीक है। ये बात सही है, लिविंग में ग्रोथ होती है, ये लिविंग का कैरेक्टर तो है भाई, लिविंग का क्या है, ये कैरेक्टर है। आप लोग ये कह दो कि हम सर ग्रोथ देंगे तो हम उसको बोल देंगे लिविंग है, ये लिविंग का कैरेक्टर है। क्या डिफाइनिंग फीचर है, नहीं, क्योंकि बेटा ग्रोथ किस में होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे माउंटेन्स, क्या होता है, क्या आपने सुना होगा पहले हिमालय इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, सुना है। अरे अब भूगोल नहीं पढ़ा तो क्या सुनोगे भाई, पर सुना होगा आपने, तो उसमें भी ग्रोथ हुई। ऐसी रेत का टीला। अब से एक मैं और क्या बता रहा हूँ, आपने कभी जो पत्थर होता है, पत्थर आप कभी उसको ऑब्जर्व करना, मैंने तो किया है। अगर अब मैं वही बोलूंगा जो हिंदू में होता है, हिंदुओं में होता है भाई, मैं भी हिंदू हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो शंकर भगवान रखे होते हैं, जल जलाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप 5 साल बाद कभी वही शंकर भगवान को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और तो किसी कर नहीं सकते ऑब्जर्व, तो वो करना, तो आप देखना उनका थोड़ा सा साइज बड़ा हो रहा है। और ये अगर आपको ऐसा में नहीं आ रहा हो तो ऐसे बहुत आपने देखा होगा कि हमारा खेत वगैरह होते हैं, खेत, तो जहाँ पे कभी बोरिंग टाइप का होता है, बोरिंग, उसके आसपास पत्थर उत्तर होते हैं थोड़े बहुत, और आप लोग 10 साल बाद जब घूमने आना तो पत्थर बड़ा हो गया होगा, देखा
क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन होता है बहुत सारे मटेरियल्स का, और उसका साइज क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। और बेटा अगर वो बड़ा हो रहा है इसका मतलब हम पत्थर को लिविंग तो नहीं बोल देंगे ना, वो क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना, मैंने तो बोल दिया, अगर वो आपसे ये कह दे पेपर में कि बताओ इंटरनल ग्रोथ, क्या बोल दे, अब ये बताओ डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर। कैसा फीचर है, क्योंकि बेटा जो हमारे कौन होते हैं, लिविंग होते हैं, उनमें हमेशा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, हमेशा ध्यान रखना जो भी आपके कौन होते हैं, ये इंटरनल ग्रोथ करते हैं, वो कौन करते हैं, लिविंग। लेकिन नॉन लिविंग हमेशा कौन सी ग्रोथ करते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ। अब आपको मैं दो बातें बता रहा हूँ, अगर पेपर में ये लिखा है कि ग्रोथ खाली, तो आप क्या बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ना कि डिफाइनिंग फीचर। अगर पेपर में लिखा है इंटरनल ग्रोथ, तो आप क्या बताओगे, डिफाइनिंग फीचर। ये समझे। और एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल ग्रोथ तो क्या है, नॉन डिफाइनिंग है, पूरी तरीके से नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि नॉन लिविंग जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ना कि इंटरनल। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, ये बात क्लियर हुई बेटा। अब आपका बॉडी में ऐसा नहीं कि बाहर से कोई मिट्टी लगा रहा है तो आप ग्रोथ कर रहे हो, भाई अंदर से आपकी सेल डिवाइड कर रही है तो आप ग्रोथ कर रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं पत्थर की, माउंटेन्स की, वो ग्रोथ कब कर रहे हैं, जब बाहर से कोई चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है लगातार, तो वो ग्रोथ कर रहे हैं, समझ गए हम लोग, ठीक है। तो ये बेटा कैसा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैसा है, दूसरा आ जाओ, रिप्रोडक्शन। ये तो लग रहा होगा डिफाइनिंग फीचर है, बताओ कैसा फीचर है, नॉन डिफाइनिंग। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैसे, हाँ ये बात सही है कि लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, ये बात सही है, सही है, जो रिप्रोडक्शन कर रहा होगा वो लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग नहीं करते रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ लिविंग भी तो ऐसे होते हैं रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल्स, खच्चर, ऐसी आपने ड्रोन जो देखा है, मधुमक्खा, मधुमक्खी होती है जो, सही है, ड्रोन, उसमें वो नहीं करता है कभी रिप्रोडक्शन। इसके बाद तुम्हारे इनफर्टाइल बहुत सारे कपल होते हैं जो बेचारे लाइफ टाइम इनफर्टाइल रहते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या उसको नॉन लिविंग बोल दोगे, नहीं ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी कैसा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब आते हैं तीसरे पे, ये बताओ मेटाबॉलिज्म, ये बेटा डिफाइनिंग फीचर है। आप लोग खाली एक मेटाबॉलिज्म को देख के आप लोग 100% कह सकते हो कि ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और ये क्या होगा, लिविंग। समझ में आया, यानी कि मेटाबॉलिज्म, अब जैसे म्यूल्स की बात की थी मैंने, खच्चर की बात की थी, या मैंने किसकी बात की थी, इनफर्टाइल कपल की, बताओ उनके अंदर क्या मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, हो रहा है। क्या पहाड़ के पास जो मैंने बात करी थी ग्रोथ की, क्या पहाड़ में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेटाबॉलिज्म 100% क्या है। ये बात मैं यहाँ तक भी बोल सकता हूँ कि एक वायरस होता है, वायरस, उसको हमने नॉन लिविंग क्यों बोला बताओ, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जब वो किसी होस्ट के पास जाता है, मतलब किसी बॉडी में जाएगा, लिविंग बॉडी में, तभी वो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगा, तब वो लिविंग बनेगा। इसीलिए हम लोग वायरस को बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। तभी तो मोदी जी कह रहे थे कोरोना में बाहर मत निकलो, तुम्हें क्या लग रहा था, ताकने के लिए निकल रहे थे, देखो वो मना कर रहे थे भाई मत ताको, बाहर मत ताको, क्योंकि अगर बाहर जाओगे कोरोना आ जाएगा आपके अंदर, आपके अंदर आ जाएगा तो वो लिविंग हो जाएगा। ये तो इसलिए कह रहे थे, क्योंकि बेटा वायरस कैसा होता है, अगर विदाउट होस्ट सेल नॉन लिविंग होता है। जब तो सोचो क्यों होता है नॉन लिविंग, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। समझ में आपको। तो मेटाबॉलिज्म 100% क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो लिख लो यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट तुम्हारा कॉन्शियसनेस। ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैसा प्रॉपर्टी है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा कॉन्शियसनेस, और तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और पांचों है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आया। अब आप लोग इसमें ज्यादा, जिस बच्चों ने लिख लिया हो साथ में कोई बात नहीं, ज्यादा मत लिखा करो, ठीक है। स्मार्ट नोट बनाना, स्मार्ट नोट पर समझते हो, जो आपको पेपर टाइम काम आएंगे, लेकिन बनाते रहना। एक कॉपी आप बना लेना बायोलॉजी की, जिसमें आप लोगों को खाली स्मार्ट वर्क करना है, बकाया आपको टोटल एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं तो ये बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इतना बात तो मानो भाई। अब देखो आपको कैसे करना है, आप लोग एक काम करो, एक तरफ लिखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर इसमें नहीं लिखा है वो लिखो, और दूसरी तरफ लिखो डिफाइनिंग फीचर।
ठीक है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? लिविंग की। चाहे ऊपर हेडिंग डाल लो एक छोटा सा लिविंग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, इधर देखो कैरेक्टर में पहला लिखो क्या? ग्रोथ। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो आपको लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा बेटा क्या? रिप्रोडक्शन। तीसरा मेटाबॉलिज्म। चौथा कॉन्शियसनेस। और पांचवा ये कैसे फीचर हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और अगर हम डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो कौन से होंगे? पहला होगा बेटा मेटाबॉलिज्म, दूसरा और तीसरा अभी लिप्रोफिलिक ट्विस्ट बताते हैं आपको, ठीक है। चलो देखो ये समझ गए, ये पूरा आपने क्या निकाल दिया? निचोड़ निकाल दिया जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, पूरी क्लास। ये इतने फीचर होते हैं जो हम देख के बता सकते हैं कोई लिविंग है या फिर कोई नॉन लिविंग है, ठीक है। देखो आराम से, पानी किसके पास है? ठंडा है, ठीक ठाक है। बेटा लिख लिया आपको। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वो आ रहा है ना सामने खिड़की का, ऐसा आ रहा है तो खिड़की पूरा बंद कर दो, क्या दिक्कत? थोड़ी गर्मी सह लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको सही दिखना चाहिए ना। अब ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब कहते बंद मत करो, टाइम दो ना। लिख लिया बेटा? सब बच्चों लिख लिया? ये बताओ पहले मुझे, आप लोगों को लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंस क्लियर हो? सबको सबको क्लियर हो गया? अब होता क्या है देखो पेपर में क्या होता है। हाँ बताओ। हाँ बताओ सर। अभी आपने कहा था जो कोमा पेशेंट होता है, हाँ वो सब नॉन लिविंग होता है। हाँ। साथ साथ आपने ये भी कहा था कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें होगी वो 100% से हम सजीव कहेंगे। हाँ। तो सर कोमा पेशेंट के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है? बेटा इधर बैठ जाओ। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं पाए। कोमा पेशेंट का मतलब मैंने ये कहा था कि वो वैसी कंडीशन ना है। दूसरा ये भी लिखा होता है साथ में कि उसका जो सांस वास चल रहा है, जो कंडीशन चल रहा है, वो सब मशीन थ्रू चल रहा है। पूरी तरीके से वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है उसके अंदर कि वो कहते खूब घूम फिर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि उसका जो पूरा जो चल रहा है वो किस में चल रहा है? हॉस्पिटल में चल रहा है। और डॉक्टर ये कह रहा है कि वो वापस दोबारा सही नहीं हो सकता, तो उसको नॉन लिविंग बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों का बेटा कोई भी डाउट हो और आप लोग साथ में क्वेश्चन भी लगाना, ठीक है। और मैं ऐसे बोलूंगा जो बच्चे रिपीटर हैं, रिपीटर का मतलब जिसने एक का साल तैयारी कर ली है, तो मैं तो उनको ये बोलूंगा कि वो खाली क्लास में पढ़ो, एनसीईआरटी लेके आओ और कॉपी लेके आओ, घर पे जाके 2 घंटे क्वेश्चन दबा के लगाओ। साले कहाँ तक, जिस दिन आपके 100 में 100 सही होने लगे उस दिन मान लेना कि अब मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और बताओ सिलेक्शन कब तक नहीं होगा? लेकिन आप लोग बस एक बात मेरी ध्यान रखना बेटा, अभी बता दे रहा हूँ, पहला दिन है, क्योंकि मुझे लगभग 6 साल पढ़ाते हुए, ये जरूर छोटी है लेकिन पढ़ा बहुत साल से रहा हूँ, समझ रहे हो, तो अनुभव बहुत ज़्यादा है। दूसरा मैं आपको ये बात अभी से बता दे रहा हूँ, छुट्टी एक भी दिन मत करना। इतने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको डॉक्टर वास्तव में बनना है तो अपना दिमाग खाली पेपर वाले दिन लगाना, उससे पहले लगाना मत। क्योंकि आप लोग 2 साल से तक तैयारी कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, लेकिन मैं
लगभग मैं 7 साल से 8 साल से पेपर देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी तैयारी की थी फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर आप समझ सकते हो आज से 10 साल पहले किया था, और 5 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा अनुभव है, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आप लोग खाली अपना दिमाग कहाँ लगाना, पेपर में। उससे पहले कतई एक सीधे इंसान बन के रेगुलर क्लास आना, पूरे जितने दिन चले 4 मई तक। और जो बच्चे रिपीटर हैं, जो मतलब तैयारी कर चुके हैं पहले, उन्हें लग रहा है कि सर अभी तो हम लिविंग में नहीं पढ़ेंगे, हमारा तैयार है पूरा, ठीक है तैयार, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब तक चले चैप्टर 3 दिन लगातार क्वेश्चन लगाते रहो, जहाँ जहाँ से मिले वहाँ से लगाते रहो। आपको लग रहा है कि चैप्टर तैयार है, ये चैप्टर एक्चुअली तैयार तब होगा जब आपने 100 क्वेश्चन लगाया, आपके 100 के 100 ठीक हो गए, ठीक है। और जिस दिन 100 में 100 ठीक हो जाए उस दिन आराम से द लिविंग वर्ल्ड को क्लोज कर देना, सेकंड चैप्टर पर जाना। और ये आपको पूरी साल करना है बेटा। नीट में आपको बताऊं, अगर इतना आसान होता तो हर मोहल्ले में और हर गांव में आपको पता तैयारी कर रहे हैं आजकल बच्चे, हर कोई डॉक्टर बन जाता, MBBS। और कोई भी आपको 1 करोड़ की फ्री की डिग्री क्यों देगा? आपके अंदर कुछ तो पार्टी देखेगा ना भाई। आप प्राइवेट करोगे कितने लाख में हो रहा है? 60-70 लाख में होता है, और वो भी प्राइवेट की वैल्यू नहीं है। एक आपको KGMC मिले गवर्नमेंट कॉलेज, क्या वैल्यू होगी आपकी? जल भी होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, और दूसरा क्या है कि आपको 60 लाख की डिग्री को फ्री में दे रहा है, तो क्यों देगा वो आपको? पहले आपके के अंदर क्या देखेगा? क्वालिटी देखेगा। तो आपके अंदर कितना पेशेंस है वो होना चाहिए। और दूसरा, नीट आपसे ये नहीं, देखो 10th के एग्जाम में क्या होता है, शाम को पढ़े सुबह को पेपर दे दिए, आगे 80%, चाहे पूरी साल कुछ नहीं किया हो, सही है, पूरी साल मजे दी हो, लेकिन वो हो जाता है काम। इधर काम नहीं होता है, इधर बेटा आपका आज से हर 1 घंटा जुड़ेगा, और तो जाके फाइनल आपके 3 घंटे एग्जाम सफल होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोबोट बन जाओ, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ रोबोट बन जाओ, कुछ नहीं करना है कि आप तो कभी रोबोट बन गए, सर ने कह दिया नहीं मैं तो जल्दी नहीं देखूंगा, देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कायदे से, मेरा मतलब ये है जो मैं समझता हूँ वो आप मेरी बात सुन लो। बकाए आप रोबोट मत बनना, रोबोट बनोगे थोड़ा यहाँ से डिस्टर्बेंस होगा, इधर उधर के लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है। यहाँ देख लो, मेरी बात नहीं सुन लेना, खाली आपको एक तो 2 से 5 में छोड़ना है पूरी साल तक, जब तक आप पेपर देने ना हो तब तक। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई भी कमजोर बच्चा नहीं होता, कमजोर को अपनी हरकतों से होता है। सब बच्चों के पास IQ लेवल सेम होता है, सबके पास माइंड सेम होता है, बस यही होता है कौन कितनी मेहनत कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे आप आज पढ़ो, मान लिया आपको कुछ समझ ना आए, तब भी आप 2 घंटे बायोलॉजी किताब खोल के ऐसे बैठे रहना, पढ़ना भी मत। अगले दिन को आपका खुद मन करेगा लाओ ये क्या लिखा है, पढ़ी उसको, और तीसरे दिन आपको देख देख के याद हो जाएगा। इतना तो कर सकते हो ना। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी समझना है, फिर भी आपको अगले दिन जितने भी डाउट हो, हर बच्चा खड़े होकर मुझसे पूछ सकता है। मैं पूरी साल में एक बार भी नहीं कहूँगा कि आप क्यों पूछ रहे हो, कहीं से भी कुछ भी। लेकिन अगले पूछोगे तो फायदा नहीं है, जो हम लोग पढ़ाते ना वो पूछोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बस एक काम कर लेना, जो मैं अभी से कह रहा हूँ, सब बच्चों से कह रहा हूँ, कतई जिसको डॉक्टर बनना है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो पढ़ने का मतलब बेटा, अगर आप ये सोच रहे हो कि बाहर जाके हम डॉक्टर बन जाते हैं, ये वहाँ सिलेक्शन जाता है, तो किसके पास इतना पैसा नहीं कि 2 लाख रुपए जाके एडमिशन सिलेक्शन ले आए, ऐसा कुछ नहीं होता। बर्बाद हो क्या जाओगे, सिलेक्शन होगा यहीं से हो जाएगा आपका, नहीं होने होगा तो आप कहीं चले जाना, 10 साल तैयारी कर लेना, नहीं होगा। पढ़ाई आपको ही करनी है। जिसके अंदर जुनून होगा, जुनून का मतलब है हर दिन का पेशेंस होगा, वही डॉक्टर बन पाएगा, सीधी बात सुन लो। अब आप ये भी देख रहे हो कि आज मामा की शादी, आप ये भी देख रहे हो उससे भी देख लूँ, सही है। आप ये भी देख रहे हो आज बर्थडे में जाना है किसी के, आप ये भी देख रहे हो इससे भी बात कर लूँ, तो गड़बड़ जाएगा ना काम। तो आप लोग, और मैं सब कुछ करूँ लेकिन इतना ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूँ, 2 घंटे आप लोग डेली बायोलॉजी पढ़ते रहना घर पे, डेली करते, डेली बात कर रहा हूँ 5 मई तक ध्यान रखना। 2 घंटे फेस पढ़ लेना किसी भी टाइम, और 2 घंटे केमिस्ट्री। सेल्फ स्टडी इतनी करना है 6 घंटे, और 3 घंटे कहाँ हो गए यहाँ पे, कितने घंटे हो गए 9। जो अच्छा बच्चा है वो 1 घंटे और पढ़ा लेना, वरना इतनी सही 10-11 घंटे। 7 घंटे मस्त सो आराम से, कितने हो गए 18 घंटे। कितने बचे 6 घंटे एंजॉय करो, और क्या चाहिए नहीं आपको, इतना तो कर सकते हो ना। 6 घंटे में आपके फादर का टाइम हो गया, मम्मी का टाइम हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, बहुत सॉरी सोना नहीं, नहाना हो गया, थोड़ी बहुत इधर बात करना हो गई, ठीक है। तो ये सब हो गया ना,
1 घंटा आप लोग संभाल के रखना बस। कब तक? 5 मई तक। उसके बाद गारंटी मेरी है कि बच्चा ये कह दे आके सर बायोलॉजी में हमारे लिए, बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी गारंटी दे सकता हूँ, फिजिक्स तो नहीं पढ़ाता हूँ, तो ये गारंटी 100% कि बच्चा बायोलॉजी में आके ये नहीं बोलेगा पेपर में आके सर आपने ये वाला क्वेश्चन समझाया नहीं था, या आप लोग यही कहोगे सर मेरी पहले से गलती हुई है। फिलहाल आप मतलब आप ये नहीं कहोगे, और मैं गारंटी कर रहा हूँ 90 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। ऐसे आ सकते हैं कि आपको लगे बिल्कुल नहीं है, उन्हें छोड़ देना, 88 क्वेश्चन सही कर देना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और सिलेक्शन का कोई मूल मंत्र नहीं होता, ना कोई ऐसा होता है कि आपको कोई टैबलेट देगा पानी से ली बायोलॉजी अंदर, ऐसा कहीं नहीं होता है। पढ़ना आपको, ठीक है। और जो अच्छे बच्चे हैं, खासकर सही अच्छे बच्चे हैं, आप लोग बस मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है बेटा। तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ, आप लोग लिविंग के बारे में समझ गए? लिविंग को हम कैसे पहचानेंगे, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग, समझ गए आप लोग? कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन से डिफाइनिंग फीचर होते हैं, समझ गए आप लोग? अब देखो नीट हमें कैसे पागल बनाता है, सुनो। नीट ने सपोज क्वेश्चन दे दिया कि लिविंग के कौन से डिफाइनिंग फीचर है, और उसने ऑप्शन तक क्या रख दिए? पहला रखेगा वो ग्रोथ, दूसरा रखेगा रिप्रोडक्शन, तीसरा रहेगा मेटाबॉलिज्म, चौथा रहेगा ऑल ऑफ दीज। और उसने क्वेश्चन क्या दिया है? लिविंग के कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं। अब आप लोग वहां इतने प्रेशर होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो आप लोग इतना प्रेशर होता है ना कि आप लोग डिफाइनिंग तो भूल जाते हो, डिफाइनिंग भी लिखा हुआ है, आप लोग ये देखते हो अरे लिविंग के कितने कौन से फीचर होते हैं, इतना सरल दे दिया। ये तो कहते हैं ऐसे नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सरल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग खुशी के मारे डिफाइनिंग तक भूल जाते हैं पढ़ना, और जल्दी से लगाते हो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सबने साफ साफ बताया है कि लिविंग के फीचर कौन से होते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इतना सिंपल क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज, और आगे कहते हो गया पेपर, हो गया काम बस, ठीक है। और जब आंसर की आती है तो देखते हैं कि भाई जो हमने सोच रहे थे 100% सही है वो भी गलत हो गया, और यहाँ पे आंसर क्या होना था? मेटाबॉलिज्म। बस इतना सा फेर है खाली नीट के क्वेश्चन में, और आपका जो आज तक पढ़ा है आपने 12th में इसमें, और कोई फेर नहीं, खाली समझने का फेर है बस, कि आपका मतलब आपका माइंड कितना एक्टिव रहता है क्वेश्चन को देख के, आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझ पाते हैं। वरना बेटा ये तो आप लोग समझदार हो कि 90 क्वेश्चन देगा तो इसी बायोलॉजी से, ये 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90 क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन। तो फिर बच्चे क्यों नहीं कर पाते? एनसीईआरटी तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, 12th भी पढ़ा आपने, क्यों नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन? इसका रीजन ये है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो बस, और उसके लिए सिंपल सा है कि बार बार क्या करो? प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करो। मैं ये बोलूँगा कि जो बच्चे फ्रेशर है वो पूरा चैप्टर हो जाया करें, उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया करें पहले चैप्टर के, ठीक है। और जो बच्चे रिपीटर है वो क्लास में खाली हाँ जाओ, क्लास में पढ़ो और शाम को क्वेश्चन लगाओ। और जितने अभी आप लोग ये मानो कि मैं पूरे दूंगा 5 मई तक, जितने क्वेश्चन मुझे जहाँ भी मिले मैं लगाऊंगा उसे। आंसर कहीं नहीं मिलेगा, गूगल में मिलेगा, पहली बात मैं हूँ, दूसरी बात गूगल है, ठीक है। आजकल तो बहुत कुछ है, चैट जीपीटी है, उस पर डाल दो एकदम। तो इतनी टेक्नोलॉजी भी आगे हो गई है, तो अब तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हम दूसरे के ऊपर सहारे, जैसे हम तो पढ़ते थे तो हम तो इतने सहारे थे कि भाई सोचो एक का बच्चा हो, उसमें CSC में पढ़ा रहे हैं उन लोग, और उसको फिर ट्रांसफर करना हो, मोबाइल का ज़माना ना हो तो कैसे करोगे? बड़ा मुश्किल काम था। आजकल तो आपके पास इतना आसान काम है कि आप अगर गूगल लेंस में देखोगे तो पूरा हिंदी तुरंत निकल आएगी उसकी। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो भाई इतना तो करना पड़ेगा ना, और 2 घंटे आपको इसीलिए दे रहा हूँ यही काम करने के लिए, ठीक है। समझ गए आप लोग क्या करना है? अब आप लोग कोई भी यहाँ से डाइवर्ट मत हो ना, आप लोग 4 मई तक बस 2 घंटे वाले घर में पढ़ते रहना। मैं ये भी कह रहा हूँ अगर आप समझ में आया तो खाली किताब खोल के बैठे रहना, घर वाले थोड़ा देर कहेंगे पगला हो गया, पता नहीं क्यों किताब खोल के बैठा है, क्या नाम है, मैं बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप लोग ये समझ गए। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है, देखो ये वाला सेक्शन आप सिलेबस में डिलीट कर दिया है, तो आपको एनसीईआरटी में सिलेबस है नहीं। हमारे एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है डायवर्सिटी से। किससे होता है बेटा? लेकिन अगर आप स्टूडेंट बायोलॉजी के तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है बेटा, हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारा आता है बेटा कौन सा? बायो डायवर्सिटी। अब यहां थोड़ी हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि धरती पे जितनी भी लिविंग है, जितनी टाइप की स्पीसीज हैं, उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी, मतलब विभिन्नताएं। आप लोग सोचो कितनी सारी विभिन्नताएं हैं। आप लोग अभी तालाब में जाओ, आपको मेढक देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को सांप देखने को मिल जाएगा, डर मत जाना। इसके बाद देखो आपको
बहुत सारे प्लांट देखने को मिल जाएंगे, इतने सारे एनिमल हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। भाई आपने एक नाम सुना होगा अमेजन जंगल, सुना है? अमेजन फॉरेस्ट सुना है? वहां पे बेटा इतनी स्पीशीज है कि आज तक हम डिस्कवर तक नहीं कर पाए हैं। और अगर इतनी सारी स्पीशीज में, बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं बेटा? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन धरती। समझ गए क्या हो रहा है भाई? प्रेजेंट ऑन धरती, ठीक है। अब आप लोग समझो इतने सारे स्पीशीज कितनी है, सोचो। ये डाटा बहुत पुराना है, 1.7 मिलियन। 1 मिलियन जानते हो कितना होता है? कितना होता है ये तो जानते होगे। अरे जानते हैं 1 मिलियन व्यू आ गए तो बहुत देखते हो आप लोग यूट्यूब पे। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख कितना होता है? तो 1.7 मिलियन से कितना स्पीशीज है? 1.8। ये टोटल स्पीशीज है। कितना है बेटा? टोटल स्पीशीज। और ये अभी का डाटा नहीं है, ये पुराना डाटा है। और 1500 न्यू डिस्कवरी स्पीशीज हर साल हो जाती हैं। अब 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज धरती प्रेजेंट है, जिसमें तुम्हारा प्लांट की भी स्पीशीज कितनी है? लगभग 5 मिलियन है। और एनिमल की कितनी है? 1.3 मिलियन। लगभग इतनी स्पीशीज है, ठीक है। ये है प्लांट स्पीशीज और ये है एनिमल स्पीशीज। ये बात समझे आप लोग? अब देखो, अगर इतनी सारी स्पीशीज धरती पे हैं, प्लांट, एनिमल, ये सब स्पीशीज हैं, इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब हम थोड़े टॉपिक पे आते हैं कि इतनी सारी स्पीशीज को पढ़ना क्या आसान है? भाई इतना आसान तो नहीं था। 17 लाख स्पीशीज के बारे में समझना और एक एनसीईआरटी में पढ़ना के मुश्किल, एक आसान काम है? नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्या समझते हैं? इतनी सारी स्पीशीज का हमें क्या करना है? अब क्लासिफिकेशन करना है। अच्छा, आप लोग पता है क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? इस क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या होती है बताओ? जिससे हम किसी चीज की इजीली स्टडी कर सकें, इजीली तरीके से उसको पढ़ सकें, इसलिए तो करते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी? आप लोग बताओ, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास तो आप क्लासिफिकेशन कर सको? सर कुछ कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है बात, कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर सेम होंगे तो हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। और बताओ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उसका नाम क्या है। क्या पता होना चाहिए? यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी भाषा में नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि अगर हमें नॉमेनक्लेचर है किया हुआ तो इसका मतलब ये है कि हम नामकरण करवाते हैं। बच्चा पैदा होता है नामकरण करवाते हैं, वो उसका वर्नाक्युलर नेम होता है, लोकल नेम होता है। एक होता है साइंटिफिक नेम, जैसे आप सभी के नाम अलग अलग है यहाँ पे, वो आपके लोकल नेम है। क्या नाम है? एक आपका क्या है? साइंटिफिक नेम सबका, वो क्या है? होमो सेपियंस। आप धरती पे जहां भी जाओगे, अगर आपको अपने ऐसा कोई मिले तो कह देना तुम होमो सेपियंस हो, वो मान लेगा, ठीक है। अब आपको नाम नहीं बताया तब भी चल जाएगा हम, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको क्या करना था? क्लासीफाई करना था। क्या करना था? हम लोग बहुत सारे रूल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको चैप्टर की समरी एक बार पढ़ा दूं, ठीक है? क्या क्या है, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं आपको एनसीईआरटी पाता हूँ, हैवी नहीं है तो आप टेंशन ना लो, इसमें वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप कह दो बायोलॉजी वाली बच्चे बहुत कहाँ क्या होगा? हाँ, कौन सा बोलेगा? ठीक है, ये चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी लेके आओ मस्त एकदम, और आराम से बैठ के एंजॉय करो। एंजॉय मत करो, पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, ठीक है? ये बोल देंगे। देखो, हम लोग समझते हैं, एक लाइन को समझते हैं बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक लाइन पढ़ाऊंगा मैं, बस आप लोग मेहनत करते रहना और मैं आपको मेहनत से पढ़ाता रहूँगा, पूरा करते एकदम करते आपको ए टू जेड तैयार होगा। बस आप लोग घर पे पढ़ना मत भूलना 2 घंटे, ठीक है? अगर किसी को मानते हो तो उसकी कसम खा लेना थोड़ी देर के लिए, जब तक पेपर पास ना हो, ठीक है? कि उसकी कसम पढ़ूंगा 2 घंटे। अरे दोस्तों उसकी मत खा लेना चलो मत खाना, ऐसी कर रहा हूँ। ये देखो बेटा, द लिविंग वर्ल्ड में देखो चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड, समझे? एक टाइम में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या हो गया? चैट चल रहा है क्या? चैट जीपीटी ये अपने आप चल रहा है क्या? देखो कह रहा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। आपको पता है कितना अद्भुत है,
अगर आप देखते हो तो हमें कितना अच्छा लगता है। आप लोग घूमने जाते हो बाहर, क्या क्या देखते हो, चिड़ियाँ देखते हो, आप लोग फ्लावर देखते हो, और तो देखते हो क्या, ये देखो। इसके बाद कहता है वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, कितना ज्यादा वैरायटी और हमें कितना ज्यादा अच्छा लगता है। कह रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम देखते हैं बाहर निकल के, तो क्या आपकी तरह सब कमरे में सो रहे हैं? नहीं ना, सबका हैबिटेट अलग अलग है भाई। कोई पानी में रह रहा है, तो कोई रेगिस्तान में रह रहा है, कोई मकान में रह रहा है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है। कितना अमेजिंग है हैबिटेट, है नहीं है? हर किसी का क्या है, रहने की जगह क्या है, सबकी अलग अलग है। और ये भी हमें कितनी अद्भुत लगती है। आप लोग देखते हो भाई, आप लोग देखते हो कि अगर कुत्ते हैं वो वहाँ कहाँ घूमते हैं, बाहर रहते हैं ना, थोड़ा सा घर में नहीं रहते हैं, रहते भी घर में रहते। तो अब तो कुत्तों की वैल्यू बहुत हो गई है ना, आप देखा नहीं है? अरे भाई चक्कर में पड़ जाओगे सही जगह देख लिया तो। इतना ज़्यादा वो मस्त जगह पे रहते हैं, यहाँ आप ही नहीं रहते होगे। मैंने देखा था एक जगह में काम कर रहा था उस टाइम जब पढ़ाई कर रहा था अपनी, तो मैंने देखा एक डॉग था पालतू। अब भाई हम लोग जो होते हैं गाँव के मिडिल लोग होते हैं, तो उतना ज़्यादा वो उनको भाव नहीं देते ना डॉग वगैरह। अब ऐसा मत करना किसी का ये पालतू कुत्ता हो तो कहे अच्छा सर मेरे पास, मतलब उनकी उसकी बुराई कर रहे हो। इतना ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको क्या वैल्यू है। वो सुबह को कार से जा रहा, कहाँ टहलने, वॉकिंग करने, कार से जा रहा है। यहाँ साइकिल भी नहीं है वॉकिंग करने के लिए, वो कार से जा रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे ठेले पे जाके 5 रुपए की चाय पी रहे हैं। और उसको मैं देखता था नीचे ना, वो हॉस्टल वाले का था। अब मैं नीचे देखता तो वो दूध के साथ ब्रेड खा रहा है, यहाँ चाय पी रहे हैं 5 रुपए, ठीक है। उसके बाद देखा कि तो वो चिकन खा रहा है तो लेग पीस खा रहा है, समझ रहे हो? उसका खाना इतना वीआईपी कि हमको उस पे आराम मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हो गया है आजकल, जमाना बहुत उल्टा हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा। तो चलो ठीक है, अपना अपना वो है, उसको नहीं बोल सकते। अगले क्या है ना, ब्यूटी ऑफ ए गैल्विंग हॉर्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड द बेली ऑफ फ्लावर और अटैकिंग शार्क इवोक अवे एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। जब आप बाहर निकलते तो आपको लगता है चिड़ियाँ चहक रही हैं, मतलब ये सब लिखा हुआ है, घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ चिड़ियाँ गा रही हैं, कुछ भाई नदी हर जगह बह रही है, कवि वाली भाषा हो गई ना। सारा आप देखते हो कितना अच्छा लगता है आपको, अमेजिंग वर्ड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे थे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट द cooperation among members of a population and among population of community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। यहाँ समझो आप लोग। बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप लोग कभी आप लोग ये सपने नहीं देखते हो कि मैं धरती पे अकेला बचा तो मैं तो मजा आ जाएगा, कार से घूमूंगा बंदे मस्त एकदम। ये एक बार सबकी लाइफ में एक सपना आता है ना कि मैं अकेला हूँ और मैं जाके पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। अगर आपसे मैं ये कह दूं कि धरती पे खाली ह्यूमंस रहेंगे और कोई भी स्पीशीज नहीं रहेगी, क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? बताओ नहीं। कौन बोला? हाँ अरे गधो। मैं गधा प्यार से कहता हूँ, ठीक है, कहीं सोचो गधे कह रहा है। तो ये सुनो आप लोग, अकेला कोई भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। हम लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट रखते हैं। अब आप कहोगे सर मुझे मच्छर से क्या फायदा है, मच्छर हटा दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हैं? मुझे चूहे से क्या फायदा है, चूहा हटा दो, क्या हमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आपको डायरेक्टली फायदा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली फायदा है। वो भी एक फूड चेन में आ रहा है, वो भी एक बात आपको बता दूं, वैसे हम इकोलॉजी में सब बातें पढ़ेंगे, लेकिन इकोलॉजी का नाम आया तो आपको बता दूं, जितना ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी जिस इकोलॉजी में मतलब जहाँ पे होता है, वो उतना ही इकोसिस्टम स्टेबल होता है, फाइनेंशियल भी और वैसे भी। आपको क्या लगता है कि आप इतने सुरक्षित तरीके से रह पा रहे हैं? क्योंकि बेटा आपके यहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, जिससे आप लोग एक साल बाद तक का प्लान बना लेते हैं। ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहां वो आज स्वयं ने जिन्हें बताया सुबह हम जिंदा रहेंगे, या फिर उन्हें नहीं पता है कि मौसम कितना चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या है, डाइवर्सिटी बहुत कम है। उन्हें ये नहीं पता है कि 2 महीने बाद खाने के लिए हमें क्या मिलेगा। आपके पास हजारों ऑप्शन है खाने के, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। आपको डायरेक्टली इससे फायदा नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि चूहे से हमें क्या फायदा है, चूहे को हटा दो सबको,
लेकिन बेटा चूहे भी किसी का फूड चेन में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, और जब वो हल्के हल्की चेन टूटेगी ना तो वो किस पे आ जाएगी, जो आप लोग खा रहे हो उस पे। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि सर हम तो चिकन भी खा लेंगे, क्या दिक्कत है? भाई चिकन भी तो, वो जो चिकन खाओगे वो मुर्गा खाओगे वो भी तो कुछ खा रहा है गधो, तो फूड चेन तो चल रही है ना एक। अगर आप लोग एक स्पीशीज हटाओगे तो फूड चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको सिंपल भाषा में कि एक कम्युनिटी में हम लोग सर्वाइव करते हैं, अकेले कोई भी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ह्यूमन जो होते हैं इंडिविजुअल, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉपुलेशन। क्या बनता है? और जब पॉपुलेशन मिलती है आपस में तो क्या बनता है, कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी मिलती है आपस में तो क्या बनता है, इकोसिस्टम। और जब इकोसिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, बायोम। और जब बायोम मिलते हैं तो क्या बनता है, बायोस्फीयर, यानी कि पूरा धरती। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी रह रही हैं वो आपस में इंटरेक्शन होकर रह रही हैं, कोई भी अलग अलग नहीं रह सकता। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि खाली हम धरती पर रहेंगे तो ये असंभव नहीं है। आगे देखो बेटा, अगले कह रहे हैं ए व्हाट इंडीड इज लाइफ, दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज ए philosophical one and seek answer to what the purpose of life is a scientific shall we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living। आप लोग अगर मैं ये बोलूँ आपसे सिंपल भाषा में कि लाइफ क्या है तो आप क्या बताओगे, बताओ जीवन क्या है, लाइफ क्या है? अब भाई कोई दिलवाला आदमी तो अलग बात कहेगा, लव इज लाइफ, ऐसे हो सकता है? कुछ अगर कोई टूटा हुआ है तो क्या कहेगा, बताओ। दोनों डायलॉग अच्छे आते हैं ना। अब आप लोग जैन जी के तो आप ज़्यादा ये चीज़ देखते रहते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब पढ़ाई देखा करोगे तो। ये बताओ जैसे कोई कवि से कहोगे लाइफ क्या है तो क्या बताएगा, बताओ? जीवन एक संघर्ष है। तो अगर आपसे कहेगा कोई जीवन क्या है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे भाई हजारों टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हजार टाइप के बायोमोलिक्यूल, तो उनसे मिला हुआ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेल का, जिससे टिश्यू बना है, उससे ह्यूमन बॉडी बना है, वही लाइफ है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लाइफ को हम डिफाइन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप धरती पर क्यों आए तो आप क्या बोलोगे, मतलब लाइफ का जीने का आपका क्या मतलब है, बताओ? कभी क्वेश्चन किया मुझसे क्यों धरती पर क्यों आया हूँ, या मेरा मकसद क्या है आने का? हैं किया करो, शीशे में देख लिया करो कभी कभी। क्या करते शीशे से बाल काटते वाली देखो बेटा, अगर आपने जिस दिन ये कर लिया क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 90% लोग तो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो 90% लोग खाली यहाँ की जो ऑक्सीजन है उसको CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई मकसद है लाइफ का, आप लोगों को O2 को CO2 में कन्वर्ट करना है, लेकिन साथ साथ में ये भी करना है कि हम और लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन के या फिर कुछ और बन के, ठीक है। तो बेसिकली सबका लाइफ का अलग मतलब होता है, तो आप लोग ये समझ गए। अब डाइवर्सिटी थोड़ा आते हैं, डाइवर्सिटी कह रहा है इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग देखते हैं जब चारों तरफ तो हमें बहुत सारी वैरायटी के एनिमल मिलते हैं। कह रहे हैं बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, योर पेट्स और अदर एनिमल एंड प्लांट्स। आप देखोगे तो आपको इंसेक्ट मिलेगा, आपको एनिमल मिलेंगे, आपको हॉर्स मिलेगा, आपको एलिफेंट मिलेगा, आपको बहुत सारे इंसेक्ट मिलेंगे, आपको प्लांट मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। कह रहे हैं देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसे जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी चारों तरफ हैं। भाई आपको बैक्टीरिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हो सकता है यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया बैठे हों जो दिख रहे हैं, ऐसे ही आपको यूरेनिया दिख जाएगा, आपको अमीबा दिख जाएगा, पैरामीशियम दिख जाएगा, नहीं ना, लेकिन वो भी हमारी तरफ है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम लोग बता भी नहीं सकते कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं दिख रहे हैं। तो मैं ऐसे तो समझ गए हम लोग, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोई भी हमें यूनिसेलुलर टाइप नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे होते हैं। अगले कह रहा है इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। आप लोग बताओ अगर आप एरिया बढ़ाओ कोई भी तो क्या एनिमल की वैरायटी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। मैं ऐसे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ स्पीशीज, अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होंगी? बढ़ेंगी। ये हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे बड़े आराम से, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग कैसे कैसे एरिया बढ़ाते हैं तो उसका स्पीशीज क्या होता है? बढ़ता है।
अगले कह रहे हैं बेटा ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट यू सी represent a species the number of species that are known that describe range between 1.7 से 1.8 मिलियन और कह रहा है दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जब आप डेजर्ट में देखोगे, जब आप माउंटेन्स में जाओगे, जब आप फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ इतने सारे स्पीशीज मिलेंगे और उसी सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। समझ गए आप लोग बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? यानी कि 1.7 मिलियन स्पीशीज से 1.7 मिलियन स्पीशीज मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट हैं और उन सबको मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं? और बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। यानी कि जो हमारा बायोलॉजी उसकी कितनी सारी विविधताएं हैं, कितनी सारी टाइप की। कह रहे हैं और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाई। मैं ऐसे बोल सकता हूँ अभी भी न्यू डिस्कवरी लगातार होती जा रही है। समझ गए आप लोग? बेटा जहाँ जहाँ में एक बात और ध्यान रखना, आप लोग एनसीईआरटी कल से लेके आओगे सब लोग, ठीक है? एक थोड़ा सा ये करना ही पड़ेगा आपको और खरीद दो सब लोग। अब आज ना मिले तो ऑनलाइन कर लेना, सबसे बढ़िया है किससे? फ्लिपकार्ट में ना, उस पर वो ऑनलाइन कर देना, 2-3 दिन में आ जाएगी आपके पास। 2-3 दिन का मैं छूट दे रहा हूँ आपको, आराम से होगी, आपको ये लॉस होगा, ठीक है? एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको पुरानी मिल जाए तो पुरानी लेना किसी की, अगर नहीं मिल जाए आप देवभूमि की जगह जहाँ जो स्टेशनरी में जितने भी उन जाकर देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो आप खरीद लेना, ठीक है? जो बच्चे ईपी बोर्ड की अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको लग रहा है कि सर इंग्लिश में थोड़ा मुझको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग कोशिश करना 2 खरीद लाना। अरे दो 100-500 रुपये खर्च कर लो, क्या दिक्कत है? वैसे भी आप लोग रिचार्ज हर महीने 350 करा लेते हो ना, तो देखो तो आप लोग 2 चीजें लेना। यहाँ आप इंग्लिश में पढ़ना, घर पे जाकर अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही तो आप लोग हिंदी वाली देख लीजिए, बात वही लिखी होगी। समझ गए आप लोग? तो ऐसा कर लेना, ठीक है बेटा? या आप लोग फोन में डाउनलोड कर लेना, हिंदी वाली और इंग्लिश वाली आप लोग खरीद लेना। दूसरा एक बात और बताऊंगा मैं आपको स्टार बनवाऊंगा साथ में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है? और बेटा बच्चे हंस रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ बागेश्वर धाम सरकार लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि आपके लगभग 70 से 80 क्वेश्चन उन्हीं स्टार से आ जाए, ठीक है? तो आप लोग ये ध्यान रखना, या एक काम आप लोग अभी से स्टार्ट कर देना, अभी से, ठीक है? हर चैप्टर में मोस्ट आपको जहाँ स्टार बनवाऊँ वो ध्यान रखना, और जहाँ से आप स्टार बनवाएं वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और जब पेपर होगा तो आपको लगभग मिल सकती है, ठीक है? तो ठीक है, अगले देखो कह रहे हैं एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। आपको पता है कि जो आप लोग प्लांट्स और जो एनिमल्स को जानते हो वो कैसे होते हैं? उनके लोकल नेम जानते हो। जैसे आप आम कहते हो ना, अमरूद को क्या कहते हो? क्या कहते हो? गुआवा। हाँ अमरूद ही मान लो, हिंदी में क्या दिक्कत है भाई जामुन को जमनी कहते हैं, जहाँ जामुनी कहते हैं, ठीक है? अब आप लोग ये समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो सब क्या है? लोकल नेम। क्या नेम है? वो क्या साइंटिफिक नेम है? नहीं। अब हो सकता है बेटा आप यहाँ पे अमरूद से अमरूद कह रहे हो, आप कहाँ चले जाओ? चाइना में चले जाओ, पहली बात तो वहाँ 100% दूसरा नाम होगा इसका, मैं अभी बता दे रहा हूँ। और अगर ना भी होगा तो वो अमरूद तो नहीं कहते होंगे, वो हो सकता है उसको क्या कहते हो? बंदर कहते हो सकता है भाई, उसमें क्या बात गलत बात है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी क्या बता रहा हूँ, ज्यादा दूर का नहीं बता रहा हूँ। ये अमरूद होता है, अमरूद मैंने पहली बार वहाँ नाम सुना था, मैं अपनी बुआ के यहाँ पे गया था, तो मैं लेसन में जाने से बचता हूँ थोड़ा सा, पहले से मेरी याद है, लेसन में कम जाता हूँ मैं, लेकिन आपको हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो नानी के जाते हुए, मामा के जाते हुए, लेकिन मैं बचता हूँ। तो मैं गया था बुआ के, बहुत दिनों बाद गया था, कभी छोटा इतना बड़ा तो गया था मम्मी के साथ, ठीक है? अब गया था तो वहाँ पे वो बोली, उनने एक नाम लिया एक फल का, तो मैंने कहा ले आओ, ये तो मुझे लगा यार लाओ खा लेते हैं, क्या दिक्कत है, नया फल है। तो जब वो लेके आई तो मैंने देखा, अरे यार ये तो अमरूद है। और उन्होंने पता है वो क्या बोला? सपरी। सपरी सपड़ी नहीं सपरी, अरे सपड़ी बोला होगा भाई, मैं एकदम भूल गया। तो मैं ये बता रहा हूँ, अब सोचो कितना दूर, खाली मुश्किल से 50 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर बस। अब मैंने कभी वो नाम अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना कि अमरूद को सपरी भी कहते हैं। तो लोकल नेम क्या होते हैं? एरिया टू एरिया क्या रहते हैं बेटा? चेंज रहते हैं। क्या उनसे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो? आपने अभी क्लासिफिकेशन बरेली में किया बैठ के, या आपने यूपी में किया बैठ के, अभी आप दूसरे स्टेट गए, वो जान ही रहे ये लिखा क्या है, बच्चों कैसे पढ़ाओगे फिर?
तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत पड़ी, साइंटिफिक नेम रखने की जरूरत पड़ी, और लोकल नेम से हमें क्या जरूरत पड़ी, साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ धरती पे, अगर आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका है तो आप चाइना में जाओगे तब भी आप कहोगे मैंजीफेरा इंडिका दे दो तो वो आम ही देगा आपको। और अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तब भी जाना मत, चलो और दूसरे से बात करते हैं। अगर हम लोग कहाँ जाते हो, ऑस्ट्रेलिया आते हो, अगर आप वहाँ भी आप कहते हो मैंजीफेरा इंडिका दे दो तो वो आपको आम ही देगा। अब आप ऐसा मत करना कि अभी शाम को आप लोग इधर निकलो स्टेशन तरफ और उससे कह दो मैंजीफेरा इंडिका कितना रुपए किलो दिया है, तो चक्कर में पड़ जाएगा क्योंकि मैंजीफेरा इंडिका क्या है। ये आप चाहो कि आम खरीदना ना, आम की सीजन चल रहा है, आपको 2 किलो आम ले आए लाओ, आप उससे बोलो भाई मैंजीफेरा इंडिका दे दो तो मत कहना, ठीक है। वो इसलिए बता रहा हूँ चाइना जाओ तो कभी तो कह देना, ठीक है, वहां पे जाके। तो बेटा कह रहा है ये लोकल नेम होते हैं, दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस से क्या रहते हैं, चेंज रहते हैं, और इवन विद इन अ कंट्री, कंट्री में तो हो ही जाते हैं लगभग, ठीक है। अगले कह रहा है प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ we did not find way and means to talk to each other to refer to when we are talking about। यानी कि हम लोग उनके बारे में ऐसे अगर लोकल नेम से बात करेंगे तो क्या हम कर पाएंगे, नहीं ना। या हम पढ़ाई करेंगे तो कैसे कर पाएंगे भाई। यहाँ आप पढ़ रहे यूपी में, अभी आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ में, अब वहाँ गए तो वहाँ तो आपने यहाँ पढ़ा है कि अमरूद अच्छा इसमें रखा हुआ है, अब वहाँ वो पता नहीं क्या बोल रहा है, अब वो पढ़ने नहीं पढ़ रहा है और वो क्या है अमरूद रहा हो। तो यानी कि लोकल नेम में क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं हो पाएगा, आपको साइंटिफिक नेम में क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले लोकल नेम को किसने कन्वर्ट किया, और उसके भी कुछ रूल रखे गए कि कैसे करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग अब रूल क्यों नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ मिला भाई, आपको कोई चीटी मिली, आपने उसका नाम पता नहीं क्या रख दिया राम बाबू, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उसके भी कुछ रूल रखे गए और इससे लोकल नेम के कुछ रूल होते हैं, समझ गए हम लोग। तो हम लोग इसके बाद 3:30 हो गया ना, टाइम हो गया, आप लोग फिनिश पढ़ोगे और हम लोग इस पे कंटिन्यू कर लो करेंगे। आपको बड़े आराम से पढ़ना है, मेहनत तो करनी है ना, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और आप लोग लेकिन बेटा एक ही काम करना, छुट्टी मत करना बस, ठीक है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे छुट्टी करे मुझे पहले बता दिया करना, एक दिन पहले इधर छुट्टी कर रहा हूँ, ध्यान रहेगा ये बच्चा कितना बड़ा है, ठीक है। चलो ठीक है, कल बात करते हैं। आपको मजा आया पढ़ते हुए, ठीक है। हम डेली बायोलॉजी पढ़ेंगे, कल आपको एनसीईआरटी लेके आनी जिस बच्चे के पास हो और कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत से पढ़ते रहो।